एपिसोड 61। इतने सारे आभूषण और जैद। अर्जुन ने पारदर्शी लाइट कवर के अंदर रखे जवाहरात और जैद को देखा और होंठ सिकोड़ दिए। ये सभी टुकड़े बेहद कीमती और दुर्लभ हैं। सोचने वाली बात है कि ये सब यहाँ एक साथ दिखाई दिए। इस भव्य प्रदर्शन के पीछे कौन सी शक्तिशाली ताकत है? अर्जुन बोला। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी। शनाया ने उदासीन स्वर में कहा, ये सभी सामान अग्रवाल परिवार के हैं, जो मुंबई के 4 महान परिवारों में से एक है। अग्रवाल परिवार ज्वेलरी उद्योग का दिग्गज है। उन्होंने कीमती जवाहरात और जैद का बड़ा संग्रह किया है। आज वे इस भोज का आयोजन करके अपने संग्रह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक तरह से प्रचार है। इतने सारे आभूषण और जैद के साथ मैं अनुमान लगाता हूं कि उनकी कीमत 1 अरब से ज़्यादा होगी। क्या उन्हें चोरी का डर नहीं लगता? अर्जुन हंसा। ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, शनाया ने जवाब दिया। उसका स्वर अप्रभावित था। शनाया, तुम यहाँ हो? तभी एक तीखी आवाज़ गूंजी। रोहित, हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर शनाया की तरफ गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, लेकिन शनाया जवाब दे पाती उससे पहले ही अर्जुन उसके सामने आ गया और रोहित को मिलनसार मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी को परेशान मत करना। क्या तुम सबक नहीं सीखते? अर्जुन, तुम ज़्यादा आगे मत बढ़ो। शनाया और मैं दोस्त हैं और हमारे परिवारों के बीच कई सहयोग हैं। बस एक बातचीत करने में क्या समस्या है? रोहित ने ठंडे स्वर में कहा और अर्जुन की तरफ देखा। रोहित, मेरा तुमसे इतना घनिष्ठ रिश्ता नहीं है। इतनी फैमिलियरिटी की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कोई काम है? शनाया ने तटस्थ भाव से रोहित से कहा। मैं क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरी पत्नी तुमसे बात नहीं करना चाहती? कहीं और जाकर ठंडा हो जाओ, अर्जुन ने घमंड भरे अंदाज में कहा। रोहित की आंखें अंधेरी हो गईं। उसने एक नज़र अर्जुन पर डाली और फिर मुड़कर चला गया। रोहित फिर नाकामयाब हो गए। पटेल परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक दीपक ने रोहित के पास आकर कहा। वह दूर खड़े अर्जुन की तरफ देखते हुए रेड वाइन का घूंट भरता हुआ बोला, वो आदमी, मैं जल्दी से जल्दी उसे बुरी तरह मरवा दूंगा। रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम शनाया जैसी सुंदरता को जरूर जीत लोगे, दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दीपक को भी जोर शोर से कोशिश करनी चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुंबई की उस ठंडी सुंदरता अदिति को कैसे जीतते हो। तब मुंबई की दोनों टॉप फीमेल सीईओ हम दोनों के कब्जे में हो जाएंगी, रोहित ने कहा। यह जरूर होगा, दीपक की आंखों में तीखी चमक उभरी। इतने में हॉल में एक समूह प्रवेश कर गया। आगे बढ़ रहा था एक सूट पहने हुए सज्जन व्यक्ति, जिसका रूप सौम्य और विद्वान जैसा था। उसके बगल में एक ग्रेसफुल महिला खड़ी थी और पीछे कई काले कपड़ों वाले आदमी थे। वो भी आ गई। अर्जुन ने मध्यवर्ती व्यक्ति के बगल वाली ग्रेसफुल आकृति को देखा और हैरानी से बोला, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी। अर्जुन की नज़र तुरंत उस सज्जन और एलिगेंट मध्यवर्ती व्यक्ति पर पड़ी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और आंखों में तीखी चमक उभरी। मिस्टर प्रीतम, आप आ गए। मध्यवर्ती व्यक्ति के आने पर आसपास के कई लोग तुरंत उन्हें गर्मजोशी से अभिवादन करने लगे। इससे साफ था कि उनकी पहचान साधारण नहीं थी। इसी समय निधि ने भी अर्जुन को देख लिया और अपने बगल वाले मध्यवर्ती व्यक्ति से जल्दी से बोली, पापा, वो वही अंकल हैं जिन्होंने पिछली बार मुझे बचाया था। बेटी की नज़र का पीछा करते हुए प्रीतम ने अर्जुन की तरफ देखा। उनके होठों पर गर्म मुस्कान आई। निधि तेजी से अर्जुन के पास दौड़ आए। अंकल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ मिलोगे, निधि ने खुशी से कहा। फिर उसकी नज़र शनाया पर पड़ी। ये शायद तुम्हारी मंगेतर मिस शनाया हैं, माल्होत्रा कॉर्पोरेशन की, है ना? मिस निधि, नमस्ते, शनाया ने कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर आने वाले मध्यवर्ती व्यक्ति की तरफ देखकर हल्का सा झुककर अभिवादन किया, मिस्टर प्रीतम। प्रेसिडेंट शनाया दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हैं। प्रीतम आगे बढ़ते हुए पहले शनाया की तारीफ करते हुए बोले, फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर कहा, ये प्रेसिडेंट शनाया के मंगेतर मिस्टर अर्जुन ही होंगे। सच में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले। वैसे मिस्टर अर्जुन, मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। तुमने मेरी बेटी निधि की जान बचाई थी। मुझे अभी तक तुम्हारा बदला चुकाने का मौका नहीं मिला, प्रीतम ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है मिस्टर प्रीतम। ये तो बस हाथ बढ़ाने वाली बात थी, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने हल्के से कहा। उसकी आंखों में जीवंत चमक थी। मुझे मिस्टर प्रीतम कहना थोड़ा ज़्यादा औपचारिक लगता है। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो आगे से मुझे अंकल प्रीतम कह सकते हो। अगर तुम्हें कभी कोई भी मदद चाहिए तो बस मेरे पास आ जाना। मैं प्रीतम हूँ। ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। प्रीतम ने अर्जुन को एक बिजनेस कार्ड थमाया, जिसमें सिर्फ नाम और फ़ोन नंबर था। लगता था ये उनका निजी कार्ड था। फिर प्रीतम मुंबई के अन्य महत्वपूर्ण लोगों से बात करने लगे। निधि भी अर्जुन से कुछ और बातें करके चली गई। हालांकि पहले वो रितिका से झगड़ चुकी थी और अर्जुन को अपना आदमी बताती थी, लेकिन अब शनाया जैसी मुंबई की देवी के सामने वो थोड़ी संकोच महसूस कर रही थी, इसलिए जल्दी से भाग गई।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सच में मिस्टर प्रीतम की बेटी को बचाया था, शनाया ने अर्जुन की तरफ देखते हुए आश्चर्य से कहा। ये प्रीतम कौन है? वे काफ़ी असाधारण लगते हैं, अर्जुन ने प्रीतम को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे मुंबई में ड्रैगन टाइगर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। ड्रैगन टाइगर कॉरपोरेशन की शुरुआत अंडरग्राउंड फोर्स के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में चेयरमैन आशुतोष प्रीतम और दूसरे डायरेक्टर उत्तम के संयुक्त नेतृत्व में इसने वैध रूप ले लिया और आज का ड्रैगन टाइगर कॉरपोरेशन बन गया, शनाया ने विस्तार से समझाया। इसके अलावा उन्होंने ड्रैगन टाइगर कॉरपोरेशन को मुंबई के टॉप कांग्लोमरेट्स में से एक बना दिया है। वे लगभग 80% बार, केटीवी, होटल और अन्य एंटरटेनमेंट जगहों को नियंत्रित करते हैं। अब वे अन्य क्षेत्रों में भी फैल चुके हैं और उनकी संपत्ति दसियों अरब तक पहुंच चुकी है। प्रीतम और उत्तम आशुतोष के अलावा ड्रैगन टाइगर कॉरपोरेशन के सबसे महत्वपूर्ण शेयरधारक और डायरेक्टर हैं। प्रीतम को एक मास्टर कहा जाता है और मुंबई में उनकी बहुत ऊंची हैसियत है, शनाया ने आगे बताया। वे सच में मास्टर हैं, अर्जुन बुदबुदाया। प्रीतम को देखते ही उसे उनकी खास ऑरा महसूस हुई थी। वे मुंबई में उसके द्वारा देखे गए पहले असली मास्टर थे। उसने ये भी देख लिया था कि प्रीतम का शरीर और मेरिडियन काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, जिससे उनकी ताकत बहुत सीमित थी। वरना वे टॉप क्लास मास्टर होते और अर्जुन के लिए खतरा भी बन सकते थे। लगता था प्रीतम की असली पहचान में और भी बहुत कुछ छिपा था। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ दोस्तों से मिल आती हूँ, शनाया ने कहा और दूर चली गई। अर्जुन अकेले हॉल में घूमने लगा, प्रदर्शित आभूषण देखता रहा और कुछ खाने का स्वाद चखता रहा। वह काफ़ी आराम से था। हैंडसम, फिर मिल गए। अचानक अर्जुन के कान में एक कामुक आवाज़ गूंजी, साथ ही सुगंध की लहर आई। सिर घुमाकर देखा तो एक ग्रेसफुल आकृति सामने आ रही थी। चेहरा बेहद सडक्टिव और सेंशुअल था। वो उर्मिला थी। वाह, तुम कपड़े बदलने में काफ़ी तेज हो, अर्जुन ने उर्मिला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यही ड्रेस पहने हुए थी, उर्मिला ने हैरानी भरे चेहरे से जवाब दिया। बकवास मत करो, पहले तुम सफ़ेद ड्रेस पहने थी ना, और बाहर होटल के सामने तुमने अनजान बनने का नाटक किया था, है ना? अब बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी है? अर्जुन उर्मिला के अचानक बदले व्यवहार से हैरान था। उर्मिला ने कोकेटिश मुस्कान के साथ आंखें घुमाईं। तुमने अभी मेरी बड़ी बहन को देखा होगा। तुम्हारी बहन? अर्जुन चौंक गया। उर्मिला ने हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ इशारा किया। अर्जुन की नज़र उसी तरफ गई। एक समूह धीरे धीरे हॉल में प्रवेश कर रहा था, जिससे मुंबई के सैकड़ों एलीट मेहमानों का ध्यान खींच गया। समूह का नेतृत्व कर रहा था एक थोड़ा गंजा सूटधारी व्यक्ति, उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर बिजनेसमैन वाली मुस्कान और जबरदस्त उपस्थिति। उसके बगल में एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। लड़का सफ़ेद सूट में था, आकर्षक और सुडौल। लड़की सफ़ेद ऑफ शोल्डर ड्रेस में थी। उसके नैन नक्श बेहद ठंडे और एक्सक्विजिट थे, आचरण नोबल और आकृति वॉलप्चुअस। सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की को देखकर अर्जुन ने बगल में खड़ी उर्मिला की तरफ देखा और हैरान रह गया। क्या चल रहा है? दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की वही उर्मिला थी जिसे उसने होटल के बाहर देखा था, लेकिन अब असली उर्मिला उसके बगल में खड़ी थी। क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? अर्जुन ने तुरंत समझ लिया और उर्मिला से पूछा। हाँ, वो मेरी बड़ी बहन अदिति हैं और मैं उनकी छोटी बहन उर्मिला हूँ। काफ़ी मिलती जुलती हैं ना? उर्मिला मुस्कुराए। मिलती जुलती नहीं, एक ही सांचे में ढली हुई लगती हो, अर्जुन ने मजाक किया। कपड़ों और स्वभाव को छोड़कर हम सच में एकदम एक जैसी हैं। साधारण लोग हमें अलग नहीं कर पाते। हाँ, हमारे शरीर पर एक जगह अलग है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन सी जगह है? उर्मिला ने अलूरिंग नज़रों से अर्जुन की तरफ देखा, उसका सांस गर्म था। इसी दौरान आज के कार्यक्रम के मेजबान, अग्रवाल परिवार के मुखिया और अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन धीरज, हॉल के सामने आ गए। भीड़ तुरंत उत्साह से उनका अभिवादन करने लगी। वो युवक कौन है? अर्जुन ने उर्मिला के पिता के बगल वाले युवक की तरफ देखते हुए पूछा। उसे उससे दुर्भावनापूर्ण ऑरा महसूस हुई। ये आदमी साधारण नहीं लग रहा था। वो मेरे पापा का गोद लिया हुआ बेटा है, नाम साहिल है, उर्मिला ने उदासीन स्वर में कहा। धीरज हॉल के सामने पहुंचकर बोले, महानुभावों, आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अग्रवाल ग्रुप द्वारा हाल ही में हासिल किए गए नए आभूषण और जेड आर्टिफैक्ट्स का परिचय दे सकूं। ये सभी दुर्लभ खजाने हैं। मैंने पहले जो निमंत्रण भेजे थे उनमें आज प्रदर्शित होने वाले संग्रह की सूची दी गई थी। इसके अलावा अग्रवाल ग्रुप जल्द ही एक भव्य नीलामी का आयोजन करने वाला है, जिसमें इनमें से अधिकांश आभूषण और जेड शामिल होंगे। अगर कोई चीज़ पसंद आए तो बोली लगाने का स्वागत है। चेयरमैन अग्रवाल, ब्रोशर में दी गई ज्वेलरी और जेड आर्टिफैक्ट्स तो यहाँ साइट पर दिख रही हैं, लेकिन एक चीज़ गायब लग रही है, एक व्यक्ति ने धीरज से टिप्पणी की। क्षण भर के लिए अदिति, उर्मिला और साहिल की नज़रें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ गुप्त रूप से देखा। धीरज के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने पुष्टि की, सही कहा, सच में एक टुकड़ा अभी प्रदर्शित नहीं किया गया है।
धीरज के शब्दों के साथ एक चीनी साड़ी वाली महिला लाल कपड़े से ढका ट्रे लेकर आगे आए। सभी की नज़रें उत्सुकता से भर गईं। धीरज ने खुद लाल कपड़ा हटाया। ट्रे पर एक सियान रंग की डिस्क रखी थी जिस पर विभिन्न एग्जॉटिक पैटर्न उकेरे गए थे। वो काफ़ी साधारण दिख रही थी। चेयरमैन अग्रवाल, ये सियान स्टोन डिस्क किस तरह का प्राचीन जैद है? मैंने पहले कभी नहीं देखा, कई लोगों ने उत्सुकता भरी नज़रों से धीरज से पूछा। दूर से चौधरी परिवार के मुखिया राकेश ने सियान डिस्क को गंभीर भाव से देखा। उनकी आंखों में असामान्य भाव उभरा। वे रेड वाइन का घूंट भरते रहे। मास्टर, वो क्या है? प्रीतम के पीछे खड़े काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने डिस्क देखकर अपना भाव बदला और कुछ कहने ही वाले थे कि प्रीतम ने उन्हें रोक दिया। प्रीतम ने डिस्क पर एक नज़र डाली लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें हल्की हिल रही थीं। इस सियान स्टोन डिस्क के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक एक्सपर्ट से मूल्यांकन करवाया है। ये डिस्क कम से कम 1000 साल पुरानी है और इसका मटीरियल भी अनोखा है। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्राचीन कलाकृति है। मुझे ये एक आर्टिफैक्ट डीलर से संयोगवश मिली थी, धीरज मुस्कुराते हुए समझाया। सभी हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि इस डिस्क की उम्र हजारों साल है। साधारण बात है कि 1000 साल पुरानी पत्थर की चीज़ भी बेहद मूल्यवान होती है, फिर ऐसी डिस्क तो और भी। हालांकि इसकी सही प्रकृति अज्ञात थी, लेकिन सभी को साफ था कि यह डिस्क निश्चित रूप से एक प्राचीन कलाकृति है। जल्द ही डिस्क को हॉल में एक पारदर्शी ग्लास केस के अंदर रख दिया गया। 4 काले कपड़ों वाले गार्ड उसके पहरे पर खड़े थे। लोग केवल लाल रेखा के पीछे से देख सकते थे। ये सब इस सियान डिस्क के महत्व को दर्शाता था। ये डिस्क अजीब है। अर्जुन की नज़र भी सियान स्टोन डिस्क पर टिकी हुई थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और आंखों में नीली चमक उभरी। आमतौर पर उसकी तीक्ष्ण आंखों के सामने कुछ भी एक नज़र में साफ हो जाता था, लेकिन इस सियान स्टोन डिस्क को वह कितना भी देखने की कोशिश करे, नहीं देख पा रहा था। इससे उसे बड़ा झटका लगा। अर्जुन ने कई प्राचीन जैद देखे थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी जो उसकी आंखों को भी रोक सके। साफ था कि ये सियान डिस्क कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसी समय अर्जुन ने देखा कि हॉल में कई लोग इस डिस्क को अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे थोड़े असामान्य लग रहे थे। इससे उसकी रुचि और बढ़ गई। तुम पूरे समय उस डिस्क को घूर रहे हो। क्या तुम्हें भी प्राचीन वस्तुओं का शौक है? इसी समय शनाया अर्जुन के पास आकर उदासीन स्वर में बोली। अर्जुन के होंठों पर शरारती मुस्कान आई। उसने शनाया की तरफ देखकर कहा, मैं तो सिर्फ सुंदरियों को पसंद करता हूँ। मेरी नज़रों में सुंदरियाँ उन प्राचीन वस्तुओं से भी ज़्यादा कीमती और मूल्यवान हैं। शनाया ने तुरंत अर्जुन को घूरा, नज़रों में नफरत भरी हुई थी। इसी समय धीरज, अदिति और साहिल के साथ धीरे धीरे अर्जुन और शनाया की तरफ बढ़े। प्रेसिडेंट शनाया, हाल ही में सुना है कि तुम्हारा एक मंगेतर है। मुझे लगता है ये सज्जन वही हैं, धीरज मुस्कुराते हुए बोले। उनकी नज़रें शांत भाव से अर्जुन पर घूमी, लेकिन अर्जुन को धीरज की आंखों में छिपी तीखी चमक महसूस हो गई। साफ था कि वे भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। आपकी तारीफ है, डायरेक्टर अग्रवाल। ये मेरे मंगेतर अर्जुन हैं। अर्जुन, ये अग्रवाल ग्रुप के डायरेक्टर अग्रवाल हैं, शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ परिचय कराया। तो ये मिस्टर अर्जुन हैं। मिलकर अच्छा लगा। धीरज ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने सिर्फ ठंडी नज़र से धीरज को देखा और तुरंत अपनी नज़र बगल में खड़ी अदिति पर डाल दी, जिसके माथे पर हल्की सिकुड़न थी। बड़ी अफसोस की बात है। मैं तो चाहता था कि साहिल प्रेसिडेंट शनाया को परस्यू करे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनका मंगेतर आ जाएगा, धीरज मुस्कुराते हुए बोले। उसके बारे में तो भूल ही जाओ। मेरी पत्नी को प्रिटी बॉयज़ पसंद नहीं हैं। वो तो मुझे जैसे आदमी को पसंद करती है जो उसे बेड पर संतुष्ट कर सके, अर्जुन ने साहिल पर नज़र डालते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा। अर्जुन के शब्द सुनते ही शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने जोर से अर्जुन की कमर पर हाथ रखकर निचोड़ दिया। वो महिलाओं का सबसे पसंदीदा हथियार 9 इन वाइट बोन क्लॉ चला दिया। अगर अर्जुन का शरीर इतना मजबूत न होता तो वो दर्द से चीख पड़ता। फिर भी अर्जुन ने दर्द का नाटक करते हुए कराहते हुए कहा, पत्नी, मुझे बख्श दो। मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। अभी भी बोल रहे हो? शनाया का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन को घूरा, जैसे उसका मुंह सी देना चाहती हो। ये कमीना हर तरह की बकवास कर रहा था। ये कह रहा था कि वो बिल्कुल शर्मनाक था। मिस्टर अग्रवाल, मेरे मंगेतर अभी अभी यहाँ आए हैं और दुनिया के रीति रिवाजों से अनजान हैं। कृपया उन्हें माफ़ कर दीजिए, शनाया ने जल्दी से धीरज से कहा। अरे ब्रदर, अर्जुन सीधे और स्पष्ट बोलते हैं, मुझे यही पसंद है, धीरज जोर से हंसे। इधर साहिल की कुछ फेमिनन आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। क्लिक, तभी पूरे हॉल की लाइटें अचानक बुझ गईं। होटल की सारी लाइटें गायब हो गईं। सेंचुरी होटल अंधेरे में डूब गया। हॉल में लोग घबरा गए और अनायास चीखने लगे। सब शांत रहें, घबराएं नहीं। बैकअप पावर जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, अंधेरे में धीरज की आवाज़ गूंजी। उसी समय कई हवा के झोंके सुनाई दिए।
अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, उसके कान हिले और नज़र तेजी से एक जगह पर पड़ी। 10 सेकंड से भी कम समय में होटल की बैकअप पावर कनेक्ट हो गई और हॉल की लाइटें फिर से जल उठीं। एक आदमी मर गया है। तभी एक तीखी चीख गूंजी। सभी ने उधर देखा। चारों काले कपड़ों वाले गार्ड जो ग्लास कवर के साथ डिस्क की रखवाली कर रहे थे, अब जमीन पर पड़े थे। हर एक की गर्दन पर खून की एक लकीर थी, एक ही वार में मारे गए थे। और वो खास ग्लास केस में रखी सियान स्टोन डिस्क अब गायब थी। साहिल, अदिति, तुरंत पूरे होटल को सील कर दो। मैं अब घोषणा करता हूं कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस हॉल से बाहर नहीं जा सकता, धीरज ने जोर से आदेश दिया। तुरंत साहिल और अदिति हॉल से बाहर निकल गए। अग्रवाल परिवार के गार्डों ने हथियार निकाल लिए और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। किसी को बाहर जाने नहीं दिया। हॉल में लोगों के चेहरे तनावपूर्ण हो गए। वे चारों तरफ देखने लगे। कई चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। अर्जुन ने डिस्क गायब होते देखा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी और उसने एक्स-रे विजन सक्रिय कर दिया। पूरे सेंचुरी होटल का दृश्य उसके सामने आ गया। भौहें सिकोड़कर वह सीधा हॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ा। रुक जाओ। प्रवेश द्वार पर खड़े गार्डों ने हथियार अर्जुन की तरफ तान दिए, उनके चेहरे ठंडे थे। अर्जुन ने अपनी नज़र बदलते हुए पेट पकड़ लिया और बोला, अरे मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे तुरंत बाथरूम जाना है। क्या हो रहा है? धीरज की नज़र अर्जुन पर पड़ी और वे आगे बढ़े। मिस्टर अग्रवाल, अचानक मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे बाथरूम जाना है। अर्जुन ने पैर मोड़कर पेट पकड़ते हुए दर्द भरा चेहरा बनाया। माफ़ करना मिस्टर अर्जुन, लेकिन अभी अभी इस हॉल से एक कीमती प्राचीन कलाकृति चोरी हो गई है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति संदिग्ध है। जब तक मामला साफ न हो जाए, कृपया यहीं रहें, धीरज ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने दर्द भरे चेहरे से कहा, मैं सच में नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। आप मुझे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि चोरी का सामान मेरे पास तो नहीं है। ये ठीक रहेगा ना? धीरज ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने अर्जुन की तलाशी ली लेकिन सिर हिला दिया। अब मैं जा सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। माफ़ करना मिस्टर अर्जुन, अब जा सकते हो, धीरज ने कहा। अर्जुन तुरंत भागा और पलक झपकते गायब हो गया। इस समय सेंचुरी होटल के एक फ्लोर के कॉरिडोर में 3 मास्क पहने काले कपड़ों वाले आदमी दिखाई दिए, जिनके पास एक काला बंडल था। अचानक अग्रवाल परिवार के गार्डों का एक समूह बाहर निकला और तीनों को रोक लिया। तीनों मास्क वाले आदमियों के हाथों में तेज चाकू निकल आए और उन्होंने अग्रवाल परिवार के गार्डों से लड़ाई शुरू कर दी। चाकू और खून की बौछार के बीच ये प्रशिक्षित अग्रवाल गार्ड पलक झपकते ही जमीन पर गिर गए। हर एक की गर्दन पर खून की एक लकीर थी। चोरी करके चले जाना इतना आसान समझा है क्या? एक ठंडी चीख उठी। साहिल कई अग्रवाल परिवार के एक्सपर्ट्स के साथ दौड़ता हुआ आया और तीनों पर टूट पड़ा। साहिल से जबरदस्त ऑरा निकल रही थी। उसके हाथ बिजली की तरह तेज थे। साफ था कि उसके पास असाधारण मार्शल स्किल्स थीं। उसके साथी भी पहले दर्जे के एक्सपर्ट थे। उन्होंने मिलकर हमला किया। इस हमले के सामने 3 मास्क वाले आदमी लगातार पीछे हटते गए, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। धड़ाम! अचानक साहिल का शरीर हिला और उसने एक घूंसा मारा जो एक मास्क वाले आदमी को उड़ाकर दूर फेंक गया। बचे हुए 2 की आंखें सिकुड़ गईं। उनके तेज चाकू साहिल पर झपटे। साहिल ने पैर के अंगूठे से पीछे की तरफ छलांग लगाए। तुरंत उनमें से एक ने बंडल वाले आदमी की तरफ इशारा किया, फिर साहिल और उसके समूह पर टूट पड़ा, जबकि बंडल वाला आदमी साइड वाली खिड़की से बाहर कूद गया। धड़ाम! खून थूकने की आवाज़ आई। साहिल ने एक लात मारी और दूसरे मास्क वाले को उड़ा दिया। बाकी अग्रवाल एक्सपर्ट आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने अपनी जीभ काटकर खुदकुशी कर ली। साहिल की नज़रें चमकीं। खिड़की से कूदने के बाद बंडल वाला मास्कधारी आदमी ने अपना तेज चाकू दीवार में घोंप दिया। चिंगारियां उड़ीं। चाकू ने सख्त दीवार में गहरी कट लगाए और आदमी नीचे वाले फ्लोर पर उतर गया, फिर तुरंत दूर भागने लगा। इसी दौरान सफ़ेद कपड़ों वाली एक मास्कधारी महिला चुपचाप उस आदमी के पीछे प्रकट हुई और उसका पीछा करने लगी। कुछ समय बाद मास्क वाला आदमी एक शांत और अंधेरी गली में निकला, जहां सूट पहने एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मास्क वाला आदमी पहुंचा और अपना बंडल सूट वाले को थमा दिया। सूट वाले ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों अलग होकर गली में गायब हो गए। उनके गायब होते ही सफ़ेद कपड़ों वाली मास्कधारी महिला अंधेरी गली में प्रकट हुई। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह बोली, बाहर निकल आओ। 3 सेकंड बीत गए, कोई नहीं निकला। सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने हाथ घुमाया और उसके हाथ से एक पतली सॉफ्ट स्वॉर्ड निकल आई। फुस! एक भारी आवाज़ के साथ गली की दीवार पर गहरी तलवार की निशान बन गई और एक आकृति लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। वह अर्जुन था। इस समय अर्जुन के होंठों पर कड़वी मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि इस महिला की परसेप्शन कितनी मजबूत है कि उसने उसकी मौजूदगी भांप ली। हालांकि उसकी खास विजन से जो चेहरा उसने देखा था, उसे याद करके वह मुस्कुरा दिया। दिलचस्प! सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने घूमकर अर्जुन को देखा। उसके खुले पुतलियां सिकुड़ गईं और ठंडी तीखी चमक उभरी। फूं!
बिना एक शब्द बोले सफ़ेद मास्क वाली महिला ग्रेसफुली आगे बढ़ी। उसका शरीर स्टार्टर्ड स्वॉन की तरह आकर्षक था। पलक झपकते ही वह अर्जुन के सामने आ गई। उसकी फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड चांदी के सांप की तरह जीभ निकालती हुई जबरदस्त ऊर्जा और फियर्स स्वॉर्ड ची के साथ अर्जुन पर झपटी। अर्जुन के होंठों पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। सुंदरी, बिना कुछ बोले लड़ाई शुरू कर देना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अजीब पैटर्न में कदम रखा और मुश्किल से अपने अपोनेंट्स आकृति से बच गया। स्विश स्विश स्विश। विपक्षी की फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड लगातार लहरा रही थी, कभी सांप की तरह नर्म, कभी बाघ की तरह फेयर्स। हमले अप्रत्याशित और बेहद शक्तिशाली थे। साधारण लोग ऐसे हमलों से पूरी तरह बच नहीं सकते थे, लेकिन अर्जुन उन अनगिनत स्वॉर्ड शैडोज के बीच उद्यान में टहलते हुए जैसे लग रहा था। वह आसानी से सब बचाता जा रहा था। महिला की तलवार ने उसके शरीर को छुआ तक नहीं, जबकि वह खुद अप्रत्याशित गहरे तरीके से घूम रहा था। सुंदरी, तुम्हें इस तरह लड़ते लड़ते थकान नहीं हो रही क्या? एक जेंटलमैन महिला से लड़ाई नहीं करता। मैं आज रात तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ। बाय बाय, अर्जुन ने शरारती हंसी के साथ कहा, मुड़ा और एक छलांग लगाकर पलक झपकते गली से गायब हो गया। उसके जाते हुए आकृति को देखकर सफ़ेद मास्क वाली महिला की नज़र गहरी हो गई। उसमें अजीब सी चमक थी। सेंचुरी होटल में जब अर्जुन नॉनशलेंटली हॉल में लौटा तो शनाया उसके पास आए। तुम बाथरूम जाने में इतना समय लगा गए, मुझे लगा तुम वहां गिर गए, उसने कहा। पत्नी, अगर मैं टॉयलेट में गिर गया होता तो तुम मुझे बचाने आती ना? अर्जुन ने मजाक किया। शनाया का चेहरा ठंडा हो गया। अर्जुन, मैं आज रात तुम्हें फेस दे रही हूँ। बाद में तुम मुझे पत्नी मत कहना, वरना तुम तुरंत नज़रों से ओझल हो जाऊंगा, है ना? तुमने ये सैकड़ों बार कहा है। मैं सब याद कर चुका हूँ। दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं। महिलाओं को ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, वरना तुम्हारी तरह ठंडी हो तो तुम्हें देखने के लिए मेरे अलावा और कौन आंखें उठाएगा? अर्जुन ने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया। ये तुम्हारा काम नहीं है। शनाया ने अर्जुन की तरफ देखा और नज़र फेर ली। महानुभावों, आज थोड़ी सी दुर्घटना हो गई जिससे सबको परेशानी हुई। धीरज आप सभी से माफ़ी मांगता है। अब सब आराम से वापस जा सकते हैं। धीरज ने हॉल में फिर से संबोधित किया। उनके चेहरे पर माफ़ी भरा भाव था। इसके बाद विभिन्न गणमान्य और सेलिब्रिटी लोग जाने लगे। अर्जुन भी शनाया के पीछे बाहर निकला। उसी समय अग्रवाल की अदिति और उर्मिला बहनें पास से गुजरीं। अर्जुन ने जुड़वां बहनों को देखकर शरारती आकर्षक मुस्कान दी। उर्मिला ने अर्जुन की तरफ अनचांटिंग नज़रों से देखा, जबकि अदिति की भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा कुछ ठंडा था। होटल से बाहर निकलकर शनाया ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अग्रवाल की अदिति और उर्मिला बहनों को जानते हो? छोटी बहन उर्मिला से 2-3 बार मिला हूँ, लेकिन बड़ी बहन अदिति से अभी अभी मिला हूँ, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, लेकिन तुम अपने वर्तमान स्टेटस को याद रखना। तुम मेरे मंगेतर हो, शनाया के। मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा मंगेतर दूसरी महिलाओं के साथ कोई खास रिश्ता रखता है। इससे मुझे और पूरी मालहोत्रा कॉर्पोरेशन दोनों को नुकसान पहुंचेगा। मैं सी-1 करती हूं कि तुम इसे याद रखो। हाँ, अगर तुम दूसरी महिला ढूंढना चाहते हो तो मेरे दादाजी से जाकर इस शादी की व्यवस्था रद्द करवा सकते हो। फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, उसने उदासीन भाव से कहा और अर्जुन पर नजर डाली। चिंता मत करो पत्नी, तुम अर्जुन की महिला हो, जिंदगी भर के लिए। ये बात तुम नहीं बदल सकती। आराम से रहो, एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार में जरूर गिरा दूंगा। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। शनाया ने हल्के से मुस्कुराकर ऑडी के सामने आकर खड़ी हो गई। वहां उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड वांग जून ने कार का दरवाजा खोल दिया। उसने अर्जुन की तरफ एक नज़र डाली, कार में बैठ गई और वहां से चली गई। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए अपनी कार लेकर सेंचुरी होटल से निकल गया। सेंचुरी होटल के एक प्रेसिडेंशियल सूट में धीरज, अदिति, उर्मिला बहनें और साहिल सब इकट्ठे थे। सोफे के सामने वाली कॉफ़ी टेबल पर पहले हॉल में गायब हुई रहस्यमयी सियान स्टोन डिस्क अब रखी हुई थी। पापा, ये तो बहुत क्लेवर चाल थी। तुमने जल्दी ही पता लगा लिया कि अगली सियान स्टोन डिस्क किसके पास है, उर्मिला सोफे पर लेटते हुए सेडक्टिव मुस्कान के साथ बोली। जैसा मैंने सोचा था, वो बूढ़ा राकेश चौधरी परिवार के पास अगली डिस्क थी। लगता है हमारा अगला कदम चौधरी परिवार की डिस्क हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा, धीरज ने आंखें सिकोड़ते हुए तीखी चमक के साथ कहा। पापा, शनाया का मंगेतर साधारण नहीं है, अदिति ने अचानक कहा। ओह, तुमने क्या खोज निकाला? धीरज की नज़र अदिति पर पड़ी। अदिति शांत स्वर में बोली, इस आदमी की मार्शल स्किल्स कमज़ोर नहीं हैं। बहन, क्या तुम भी उसके साथ भिड़ चुकी हो? उर्मिला ने अचानक पूछ लिया। उर्मिला, क्या तुम भी उसके साथ लड़ी थीं? अदिति ने उर्मिला की तरफ देखा। पहले अग्रवाल क्लब में मैंने उसके साथ एक राउंड लिया था। सच में वो अपनी क्षमताएं बहुत गहराई से छिपाए हुए है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उर्मिला ने बताया। उस दिन जब अर्जुन ने निर्लजता से उसे थप्पड़ मारा था, उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई।
तुम दोनों बहनों की बात सुनकर लगता है कि ये आदमी सच में साधारण नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक है। वीरेंद्र की नज़र पड़ी हो और उनकी प्यारी पोती का मंगेतर बना हो तो वो साधारण कैसे हो सकता है। साहिल, जाकर इसकी पृष्ठभूमि की जांच करो, धीरज ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा। जी, पालक पिता, साहिल ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा। दूसरी तरफ मुंबई में चौधरी परिवार के हॉल में, मुखिया, सामान आ गया है। सूट पहने एक आदमी ने काला कपड़ा बंडल राकेश चौधरी के सामने रख दिया। पापा, ये क्या है? रोहित ने उत्सुकता से बंडल की तरफ देखा। राकेश चौधरी के चेहरे पर उत्साह की चमक उभरी। उन्होंने बंडल खोला। अंदर वो सियान स्टोन डिस्क थी जो पहले अग्रवाल परिवार ने दिखाई थी, बिल्कुल वैसी ही। ये तो वही सियान स्टोन डिस्क है जो अग्रवाल परिवार ने पहले दिखाई थी। ये यहाँ कैसे? क्या पापा, आपने ही इसके चोरी का आदेश दिया था? रोहित के चेहरे पर हैरानी छा गई। राकेश चौधरी ने डिस्क उठाकर ध्यान से देखी। उनके चेहरे का उत्साह अचानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने डिस्क को ध्यान से जांचा और उनका चेहरा क्रोध से भर गया। हरामजादा! राकेश चौधरी जोर से गाली देते हुए डिस्क को जमीन पर दे मारा। डिस्क तुरंत टूटकर बिखर गई। रोहित और सूट वाला आदमी दोनों चौंक गए। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? रोहित हैरान था। ये सियान स्टोन डिस्क नकली है। राकेश चौधरी का चेहरा काला पड़ गया। उनकी आंखों में ठंडी और सिनिस्टर चमक थी। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया, मैं सच में कुछ नहीं जानता था। सूट वाला आदमी घबरा गया और घुटनों के बल बैठ गया, चेहरा डर से फीका पड़ गया। लगता है धीरज अग्रवाल ने सब कुछ पहले से प्लान करके मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की है, राकेश चौधरी ने गहरी नज़रों से कहा। उनकी आंखें तीखी चमक रही थीं। राकेश चौधरी ने सूट वाले पर ठंडी नज़र डाली। बेकार, आयरन हैंड, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता, राकेश चौधरी ने उदासीन स्वर में कहा। मुखिया, मेरी जान बख्श दीजिए, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, सूट वाला बार बार गिड़गिड़ाने लगा। एक काले कपड़ों वाला ठंडा चेहरा वाला आदमी मोटे हाथों के साथ आया, उसे उठाया और हॉल से बाहर ले गया। पापा, आखिर ये सियान स्टोन डिस्क क्या है? क्या ये इतनी महत्वपूर्ण है? रोहित अभी भी हैरान था। इस सियान स्टोन डिस्क की उत्पत्ति बहुत जटिल है। अभी मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं बता सकता, राकेश चौधरी ने कहा। उनकी नज़रें हिल रही थीं। ये सियान स्टोन डिस्क अंडरग्राउंड माउसोलियम में एक बड़े खजाने से जुड़ी हुई है। इसकी कुल 5 डिस्क हैं। जब हम सभी डिस्क हासिल कर लेंगे और माउसोलियम खोल लेंगे तो हमारा चौधरी परिवार पूरे मुंबई पर हावी हो जाएगा। सारी अन्य ताकतें हमारे सामने झुक जाएंगी। फिर तुम शनाया के साथ जो चाहोगे कर सकते हो। राकेश चौधरी के शब्द सुनकर रोहित की आंखों में हैरानी छा गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सियान स्टोन डिस्क में इतना बड़ा राज छिपा है। मुंबई में एक विला के स्टडी रूम में प्रीतम अपनी कुर्सी पर बैठे सुगंधित चाय पी रहे थे। उनके सामने उनका विश्वस्त दिंगशान खड़ा था। मास्टर, क्या वो सियान स्टोन डिस्क वही है जो? बस, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन अब इसके बारे में सोचना छोड़ दो। सियान स्टोन डिस्क का मामला बहुत बड़ा है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, प्रीतम ने शांत स्वर में कहा और आराम से चाय पीते रहे। अगले दिन जब अर्जुन माल्होत्रा कॉर्पोरेशन में घुसा तो सुरक्षा विभाग के प्रमुख अजीत से उसकी मुलाकात हो गई। लेकिन अर्जुन को देखते ही अजीत का चेहरा तुरंत बदल गया। उसका शरीर अनायास कांपने लगा और चेहरा घबराया हुआ लग रहा था। अजीत, क्या बात है? मुझे देखकर तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अर्जुन आगे बढ़कर अजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला। ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अजीत ने सिर हिलाया और तेजी से चला गया। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था कि क्या काला भालू ने इस आदमी को मरवा नहीं दिया, वरना वो अभी तक जिंदा कैसे है। अजीत को जाते देख अर्जुन के होंठों पर मीनिंगफुल मुस्कान आ गई। तभी एक सुगंधित हवा आए और ऊंची एड़ी की जूतों की क्रिस्प आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो शीला सफ़ेद टाइट फिटिंग ऑफिस सूट में आ रही थी। उसके 10 सेंटीमीटर ऊंचे हील्स जमीन पर स्टेडी क्लिक कर रहे थे। उसके वाटरफॉल जैसे बाल कंधों पर लहरा रहे थे। हल्का मेकअप किए उसके डेलिकेट चेहरे पर ठंडा और घमंडी भाव था। सेक्रेटरी शीला, गुड मॉर्निंग। अर्जुन ने शीला को गर्मजोशी से अभिवादन किया, लेकिन वह घमंड भरे अंदाज में बिना एक नज़र दिए सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। अर्जुन भी बेशर्मी से उसके पीछे चल पड़ा। उसकी नज़र शीला के स्वेइंग हिप्स पर थी और होठों पर मुस्कान बनी हुई थी। शीला को पीठ पर जलती हुई नज़र महसूस हुई तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह अनजाने में तेज कदम बढ़ाने लगी, इस आदमी से जल्दी से दूर निकलना चाहती थी। लेकिन शीला भूल गई थी कि वह स्काई हाई हील्स पहने हुई थी। जैसे ही उसने तेजी से कदम बढ़ाए, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। जूता हिला और उसका पूरा शरीर एक तरफ गिरने लगा। जैसे ही वह जमीन से टकराने वाली थी, शीला की आंखें सख्त हो गईं और वह एक क्षण लेने वाली थी कि अचानक उसे किसी की बाहों में महसूस हुआ। नज़र घुमाकर देखा तो अर्जुन की स्क्विंटिंग मुस्कुराती आंखें दिखी। साफ था कि अर्जुन ने समय पर उसे पकड़ लिया था। सेक्रेटरी शीला, चलते समय इतनी लापरवाही कैसे? ऊंची एड़ी पहनकर इतनी तेज नहीं चलना चाहिए। क्या होता अगर तुम गिरकर चोट लग जाती?
अर्जुन ने स्लीज़ी स्वर में कहा। वैसे सेक्रेटरी शीला, ये यहाँ क्या है, इतना सॉफ्ट? अर्जुन ने होंठ सिकोड़े। उसका बायां हाथ कुछ सॉफ्ट चीज़ पकड़े हुए था और उसने हल्का सा निचोड़ दिया। तुरंत शीला का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्की सी कराह निकाली और फिर आग उगलती नज़रों से अर्जुन को घूरा। अर्जुन की नज़र उस जगह पर गई जहां उसका हाथ पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि वो शीला के प्रोमिनेंट पीक पर था, इसलिए इतना सॉफ्ट लगा था। कमीने, अपना कुत्ता पंजा हटा, शीला दांत पीस कर बोली। ओह! अर्जुन ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ सिर हिलाया और तुरंत हाथ हटा लिया। नतीजा ये हुआ कि शीला जमीन पर धड़ाम से गिर गई और उसके चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई। सेक्रेटरी शीला, तुमने खुद कहा था कि हाथ हटा लूं, अब मुझे दोष मत दो, अर्जुन ने इनोसेंट चेहरे से कहा। शीला ने होंठ काटा, अर्जुन को फियर्स नज़रों से घूरा, उठी और अपने नितंब को रगड़ते हुए तेजी से एलिवेटर में घुस गई। अर्जुन भी उसके पीछे जाने वाला था कि शीला ने ठंडे स्वर में कहा, एलिवेटर ओवरवेट है, तुम दूसरा ले लो। अंदर मौजूद कुछ ही लोगों को देखकर अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी। लगता था सेक्रेटरी शीला उसे ग्रज रख रही थी। हरामजादा, बस इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, शीला मन ही मन बुदबुदाई, गुस्से से भरी हुई। जैसे ही वह सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचा, नंदिनी की आकृति सामने आ गई। उसने अर्जुन को एक नज़र डाली। तुम ठीक समय पर आ गए हो, मेरे ऑफिस में आओ। नंदिनी के ऑफिस में उसके पीछे चलते हुए अर्जुन उसके सामने बैठ गया, एक टांग चढ़ाकर बोला, मैनेजर नंदिनी, मुझे क्या काम है? क्या फिर मसाज चाहिए? मैं बहुत खुशी से करूंगा। नहीं शुक्रिया, नंदिनी ने सिर हिलाया। उसकी नज़र अर्जुन पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे, कॉन्फ्लिक्ट, हेजिटेशन और थोड़ी अनिच्छा। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। मैनेजर नंदिनी, हालांकि मेरी हैंडसमनेस की वजह से लड़कियां अक्सर मुझे घूरती रहती हैं, लेकिन अगर तुम इस तरह मुझे घूरती रहोगी तो मैं शर्मा सकता हूं, अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। इस पर नंदिनी के मुंह से उल्टी जैसी आवाज निकल आई। अरे मैनेजर नंदिनी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मेरी तरफ देखने मात्र से कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? ये तो कमाल हो जाएगा, अर्जुन ने हैरानी भरे चेहरे से कहा। अर्जुन की बेतुकी बातें और उसके बेहुदा अंदाज देखकर नंदिनी को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसके पास बेहतर विकल्प भी नहीं था। चलो, जो होना है हो जाए। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। पफ, खांस खांस। उसी समय अर्जुन ने डेस्क पर रखे कप से चाय पी रही थी। नंदिनी के अचानक कहे वाक्य पर वह चाय उगलकर खांसने लगा। ये मेरी चाय का कप है तुम। नंदिनी ने अर्जुन को अपनी चाय पीते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। आंखों में झुंझलाहट उभरी। खांस, तुमने अभी क्या कहा? मैं ठीक से नहीं सुन पाया, अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, नंदिनी ने गुस्से से कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है मेरा चेहरा इतना हैंडसम है कि इतनी सारी महिलाएं बेबस होकर मुझसे प्यार करने लगती हैं। फिर नंदिनी की तरफ गहरी स्नेह भरी नज़र डालते हुए अर्जुन बोला, नंदिनी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले से मंगेतर है और वो तुम्हारी बॉस भी है और तुम्हारी अच्छी सहेली भी है। मैं तुम दोनों की सहेली वाली बॉन्डिंग नहीं खराब कर सकता, इसलिए हम ये कर सकते हैं, अगर तुम सच में मुझे पसंद करती हो तो हम सीक्रेटली डेट कर सकते हैं। मैं शनाया को पता नहीं लगने दूंगा जब तक वो तुम्हें एक्सेप्ट न कर ले। इस समय नंदिनी अर्जुन की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे होश में आने में कुछ समय लगा। मुझे पता नहीं था कि तुम आज मुझे प्रपोज करोगी। आओ, तुम्हारे प्रपोजल के थैंक्स में हम किस कर लें। ऐसा कहते हुए अर्जुन उठा और नंदिनी की तरफ बढ़ा, उसके होंठ तुरंत उसके होठों की तरफ बढ़े। मुझसे दूर रहो। नंदिनी आखिरकार होश में आए और जल्दी से अर्जुन को धक्का दे दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और बड़े पीक सफ़ेद शर्ट से बाहर निकलने को तैयार थे। तुम बेवकूफ़, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मुझे कन्फेस नहीं कर रही थी? अर्जुन ने नंदिनी की तरफ पजल चेहरे से देखा। पफ, कौन कन्फेस कर रहा है तुमसे? अपने आप को देखो तो सही। सिर्फ शनाया ही तुम्हें अपना मंगेतर एक्सेप्ट कर सकती है, मैं तो बिल्कुल नहीं, नंदिनी ने तिरस्कार भरे चेहरे से कहा। तो फिर तुमने अभी क्या मतलब कहा था? अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड था। वह सोच रहा था कि ये महिला उसे कंफ्यूज कर रही है या क्या। नंदिनी ने माथा मलते हुए कहा, मेरा मतलब था कि तुम मेरे प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। प्रिटेंड बॉयफ्रेंड? ये सब क्या है? मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखा है। मुझे कल उस लड़के से मिलना है। मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मना भी नहीं कर सकती। इसलिए सोचने के बाद मुझे लगा कि किसी को अपना प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बनाकर उस लड़के को डरा देना सबसे अच्छा तरीका होगा, नंदिनी ने कैजुअली समझाया। तो तुमने मेरे बारे में सोचा? अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। मेरे ज़्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर मैं किसी और से कहूँगी तो क्या पता वो बाद में चिपक जाए। इसलिए तुम सबसे अच्छे विकल्प हो। तुम्हारे साथ मुझे सेफ लगता है। अर्जुन हैरान था, क्यों?
क्योंकि तुम्हारी मंगेतर शनाया है। अगर तुम मुझसे कुछ करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुरंत शनाया को बता दूंगी, फिर तुम्हारी खैर नहीं, नंदिनी ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। तुम सच में चालाक हो। अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम अपनी अच्छी सहेली के पास भी जाओगी? नंदिनी मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुम स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कल प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलो और ब्लाइंड डेट वाले लड़के को भगा दो। अगर ये काम पूरा कर दिए तो कोई समस्या नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी टफ हो सकती हूँ। आह, महिलाओं का दिमाग सच में डरावना होता है। लगता है मुझे मान ही लेना पड़ेगा। अर्जुन के चेहरे पर हेल्पलेसनेस का भाव था। सोचने वाली बात थी कि अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला अजय वो एम्परर एक दिन किसी महिला से धमकी खा रहा है। अपनी डेस्क पर लौटकर अर्जुन ने ऑफिस का एकाकी काम फिर से शुरू कर दिया। हालांकि सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी का सबसे बिजी यूनिट माना जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीईओ की मंगेतर होने की वजह से अर्जुन सबसे आइडल व्यक्ति था। अगर कोई काम भी होता तो मामूली काम ही होता था। बड़े जिम्मेदार काम कभी उसे नहीं सौंपे जाते थे। तान्या, क्या बात है? एक गेम खत्म करके अर्जुन ने देखा कि तान्या ने अभी अभी फोन रखा था और उसका चेहरा खराब हो गया था। उसने उत्सुकता से पूछा, घर पर कुछ काम आ गया है? मुझे जल्दी वापस जाना है। अर्जुन, कृपया मेरी एक दिन की छुट्टी लगा देना, तान्या ने अर्जुन से कहा। मेरे पास कार है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अर्जुन ने सीधे ऑफर किया। तान्या ने अर्जुन की तरफ देखा, सिर हिलाया, फिर नंदिनी से छुट्टी लेकर अर्जुन के साथ कंपनी से निकल गई। थोड़ी देर बाद तान्या अर्जुन की एस्टन मार्टिन में बैठ गई और कंपनी से रवाना हो गए। तुम कहाँ रहती हो? अर्जुन ने कार चलाते हुए पूछा। नहीं, 365 यंगबिन एवेन्यू, DH डिस्ट्रिक्ट, तान्या ने सीधे जवाब दिया। इस पते को सुनकर अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में सरप्राइज की झलक उभरी। उसने तान्या की तरफ देखा। बिना कुछ बोले उसने कार उस जगह की तरफ मोड़ दी। तान्या ने जो जगह बताई थी वो मुंबई के DH डिस्ट्रिक्ट का एक शैंटी टाउन था, जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ LC डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। यहाँ के ज़्यादातर निवासी मुंबई के माइग्रेंट वर्कर्स थे, जिनकी जिंदगी काफ़ी साधारण थी। ये इलाका मुंबई के समृद्ध शहर के विपरीत था। शैंटी टाउन के बाहरी इलाके में पहुंचकर उसने कार रोक दी। अंदर की सड़कें कच्ची थीं, कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, जिससे कार आगे बढ़ना मुश्किल था। बस इतना काफ़ी है अर्जुन, तुम वापस चले जाओ, तान्या कार से उतरते हुए बोली। अर्जुन भी उसके पीछे कार से उतर आया। तान्या पजल्ड होकर अर्जुन की तरफ मुड़ी। अर्जुन, अब जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो क्या तुम मुझे अपने घर आने का न्योता नहीं दोगी? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो, तान्या हिचकिचाई। चलो, अर्जुन ने कहा और शैंटी टाउन में घुस गया। तान्या ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर मजबूरन उसके पीछे चल पड़ी। शैंटी टाउन के अंदर कूड़ा और मलबा हर तरफ बिखरा हुआ था। आसपास के घर 70-80 के दशक के कोर्टयार्ड स्टाइल पुराने घर थे, बेहद जर्जर। यहाँ की हर चीज़ मुंबई के चमकते महानगर से बिल्कुल अलग लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला, अर्जुन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर नॉस्टैल्जिक भाव था और दिमाग में यादें दौड़ रही थीं। सरकार इस इलाके को रीडेवलपमेंट करने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ डेमोलिशंस में कॉम्पेंसेशन की बात नहीं बनी, इसलिए अभी तक टलता जा रहा है। अर्जुन की बात सुनकर तान्या अनायास बोल पड़ी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? ये जगह मेरे दूसरे घर जैसी है, अर्जुन ने जटिल भाव से कहा, उसका स्वर थोड़ा सबड्यूड था। यहाँ पहुँचते ही अर्जुन के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। अनगिनत यादें उसके मन में घुस रही थीं और दिल में दर्द छू रही थीं। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन के डिस्ट्रैक्टेड भाव देखकर तान्या ने पूछ लिया। ओह, कुछ नहीं, अर्जुन संभला, सिर हिलाया और तान्या को गर्म मुस्कान दी। उसका हाथ अनायास तान्या के नर्म बालों पर चला गया, जिससे तान्या के गाल हल्के लाल हो गए। बहुत साल हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हो, अर्जुन ने हल्के से तान्या से कहा। तान्या सिर्फ कंफ्यूज्ड नज़रों से उसे देख रही थी। यो, तान्या वापस आ गई। बहुत अच्छा, इतने दिनों बाद मिली। भाई को बहुत याद आई थी, एक बेहुदा आवाज़ अचानक गूंजी। कुछ फटे पुराने कपड़े पहने युवक आगे आए। आगे बढ़ रहा था एक तगड़ा लड़का जिसकी बांह पर ड्रैगन मार्क टैटू था। चेहरा चालाक और आंखें तान्या पर कामुकता से टिकी हुई थीं। पीछे उसके साथी शरारती मुस्कान के साथ खड़े थे। इस समूह को देखकर तान्या का चेहरा बदल गया और वह घबरा गई। वह बोली, मेहुल, तुम क्या चाहते हो? तुरंत रास्ता छोड़ दो। तान्या, तुम कॉलेज शुरू करने के बाद आधे महीने से एक बार भी नहीं आई। भाई को बहुत याद आई थी। आओ, एक गले लग जाओ, नेता वाला लड़का तान्या पर झपटने वाला था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। ठंडी चमक उभरी और उसने अचानक एक लात मारी। एक ही लात में वह लड़का उड़कर जमीन पर गिर गया और चीख निकाल दी। इस अचानक बदलाव से हुल्लड़बाज समूह स्तब्ध रह गया। फिर होश में आकर उन्होंने ड्रैगन मार्क वाले को उठाया। वह गुस्से से अर्जुन को घूर रहा था। बच्चे, तुम्हारी जिंदगी से तंग आ गए हो क्या?
मुझे लात मारने की हिम्मत की। तुम जीना नहीं चाहते क्या? टैटू बनवाने से तुम्हें गैंगस्टर समझ रहे हो, और वो भी ड्रैगन मार्क। मुझे तो लगता है तुम्हें कीड़ा मार्क ही सूट करता है। मेहुल, अगर तुमने ये सब जारी रखा तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, तान्या ने घबराकर समूह से कहा। पुलिस को फ़ोन? मेहुल ने तान्या को हैरानी से देखा और फिर मजाक उड़ाते हुए हंसा। तान्या, मैं तुम्हें थोड़ा फेस दे रहा था क्योंकि तुम थोड़ी अट्रैक्टिव हो, लेकिन क्या तुम सच में समझती हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? अगर तुम पुलिस को फ़ोन करने की हिम्मत करोगी तो क्या तुम मानती हो कि मैं तुम्हारे घर को तोड़वा दूंगा? फिर देखते हैं तुम लोग कहाँ रहोगे। तान्या गुस्से से उन लोगों को घूरने लगी। यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे घमंडी हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा एरोगेंट निकला। अर्जुन समूह को देखकर अम्यूज्ड मुस्कान के साथ बोला। उसी समय मेहुल की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, बच्चे, अभी मैंने तुम्हारी उस लात का हिसाब नहीं लिया। लड़कों, इसे पकड़ो और बुरी तरह पीट दो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अगले ही पल अर्जुन की आकृति धुंधली हो गई और कई भारी कराहों की आवाज़ें गूंजीं। पलक झपकते ही मेहुल के सारे भाई सिर पकड़कर जमीन पर लेटे कराह रहे थे। मेहुल स्तब्ध और कंफ्यूज्ड खड़ा रह गया। तुम्हारे भाई ज्यादा मार सहन नहीं कर पाते क्या? अर्जुन सामने वाले की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला। कैसे तुम इतने ताकतवर हो? मेहुल अर्जुन को अविश्वास भरी नजरों से देख रहा था। वह बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये युवक इतना मार्शल पावर वाला होगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरे व्यक्ति का कॉलर पकड़ा और उसे भाले की तरह फेंक दिया। आसपास रेत का एक ढेर था और मेहुल सीधा उसमें घुस गया। बाहर सिर्फ उसके पैर हिल रहे थे। ये दृश्य देखकर तान्या हंस पड़ी। अर्जुन ने हाथ झाड़ते हुए कहा, ठीक है, चलो अब। भाई, तुम ठीक तो हो? जैसे ही तान्या और अर्जुन जाने लगे, जमीन पर पड़े लोग दर्द सहते हुए उठे और मेहुल को रेत से बाहर खींचा। इस समय मेहुल रेत से लथपथ था, सांस तेजी से चल रही थी, लगभग दम घुटने वाला महसूस हो रहा था। हरामजादा, मुझे उस लड़के को जरूर सबक सिखाना होगा, मेहुल क्रोध से चीखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। भाई, इस आदमी की मार्शल आर्ट स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं। हम शायद उसे हरा नहीं सकते, मेहुल के भाई डरते हुए एक दूसरे से बोले। उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना ताकतवर है। चलो, भाई क्वान के पास चलते हैं। मेहुल उठा और अपने समूह को लेकर तेजी से वहां से चला गया। जल्द ही तान्या अर्जुन को एक थोड़े जर्जर आंगन में ले आई, जो पिछले सदी के 70-80 के दशक का पुराना एक मंजिला घर था। अर्जुन, ये मेरा घर है। थोड़ा पुराना और जर्जर है, माफ करना, तान्या ने अर्जुन की तरफ देखकर थोड़े असहज भाव से कहा। कोई बात नहीं, अंदर चलो, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और दरवाजा धक्का देकर सीधे आंगन में घुस गया। वे अभी आंगन में घुसे ही थे कि घर के अंदर से बहस की आवाजें आने लगीं। निखिल, मैं तुमसे कह रही हूं, अगर तुम मेरी इन शर्तों पर सहमत नहीं हो तो मेरी बेटी से शादी करने का सपना भी मत देखना। तुम दोनों को फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। आंटी, क्या हमने पहले सब कुछ तय नहीं कर लिया था? अचानक राय क्यों बदल रही हो? और जो शर्तें तुमने रखी हैं, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। तो फिर इस शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी युयान से मिलने मत आना। तुम्हारी गरीब हालत देखकर अगर युयान ने तुम्हारे लिए विनती न की होती तो मैं तुम्हें हमारे परिवार में शादी करने का मौका भी नहीं देती। अब तुम इन कुछ मांगों को भी पूरा नहीं कर सकते तो शादी करने का क्या फ़ायदा? बहस के एक दौर के बाद भारी मेकअप और महंगे कपड़े पहनी एक मध्यवर्ती महिला गुस्से से घर से बाहर निकल आई। आंटी जियांग, तुम। उस मध्यवर्ती महिला को देखकर तान्या अनायास बोल पड़ी, लेकिन महिला ने तान्या पर गुस्से भरी नजर डाली और तेजी से चली गई। तान्या जल्दी से घर के अंदर घुस गई। थोड़े जर्जर कमरे के अंदर एक साधारण दिखने वाले मध्यवर्ती दंपति बैठे आहें भर रहे थे। एक युवक पुराने फैशन के सूट में बैठा अनिच्छा भरा चेहरा लिए मुठ्ठियां भींचे हुए था। माँ, पापा, भैया, क्या हो रहा है? आंटी जियांग के साथ तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? तान्या, तुम आ गई। ओह, तान्या को देखकर मध्यवर्ती व्यक्ति ने आह भरी, चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। तान्या, ये कौन है? मध्यवर्ती व्यक्ति के बगल में बैठी साधारण कपड़ों वाली उम्रदराज महिला ने तान्या के बगल में खड़े अर्जुन की तरफ देखकर पूछा। ओह माँ, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ, ये हमारी कंपनी के। तान्या परिचय कराने ही वाली थी कि अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाया। अंकल, आंटी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? तुम कौन हो? मध्यवर्ती दंपति ने अर्जुन को थोड़ी कंफ्यूजन भरी नजरों से देखा। मैं हूँ लिटिल फैंग, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। लिटिल फैंग? इस नाम को सुनकर तान्या के माता पिता स्तब्ध रह गए और उनके पीछे खड़ी तान्या भी हैरान रह गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह अर्जुन को घूरने लगी, नजरों में आश्चर्य भरा हुआ था। तुम लिटिल फैंग हो? तान्या के पिता सुरेश ने तेजी से उठते हुए उत्साह से अर्जुन से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, 10 साल पहले मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने बार बार आया करता था। इस पर बगल में बैठे युवक ने भी अर्जुन को सरप्राइज भरी नजरों से देखा और बोला, लिटिल फैंग?
भैया निखिल, अर्जुन ने युवक को देखा, आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया। सच में तुम हो, लिटिल फैंग? 10 साल हो गए, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आओगे। जब तुम अचानक गायब हो गए थे तो हमें कितनी चिंता हुई थी, पता है। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया होगा, निखिल ने अर्जुन से कहा। हाँ, लिटिल फैंग, उस समय आखिर क्या हुआ था? तुम अचानक कैसे गायब हो गए? और तुम्हारी माँ की मौत? सुरेश ने अर्जुन की तरफ देखकर अनायास कहा। अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। माँ की मौत की बात मत करो, वो सब बीत चुका है। बस तुम लोग सब ठीक ठाक हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। तान्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जब तुम छोटी थी तो हमेशा अपने भैया लिटिल फैंग के साथ चिपक कर खेला करती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही लिटिल फैंग से मिल चुकी हो और फिर भी उसे घर लेकर नहीं आई। पता नहीं हम उसे कितना याद करते थे। तान्या की माँ ने तान्या को थोड़े आरोप भरे स्वर में देखा। इस समय तान्या बस अर्जुन को हैरानी से घूर रही थी, लग रहा था अभी भी स्थिति समझ नहीं आई थी। आंटी, तान्या को मत डांटो, उसे पहले मेरी पहचान पता नहीं थी, अर्जुन ने जल्दी से कहा। तो फिर तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? तान्या की माँ ने उत्सुक चेहरे से अर्जुन से पूछा। तान्या और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं। आज मैंने सुना कि उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी। यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि तान्या वो छोटी बहन है जो बचपन में मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी। अर्जुन मुस्कुराया और तान्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, वो छोटी लड़की, इतनी सुंदर होकर बड़ी हो जाओगी कि मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या तुम सच में भैया लिटिल फैंग हो? तान्या अभी भी थोड़े अविश्वास से अर्जुन को देख रही थी। बिल्कुल, अर्जुन ने चमकदार मुस्कान के साथ कहा। भैया लिटिल फैंग, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पाई। तान्या ने अचानक अर्जुन को गले लगा लिया, उसका चेहरा भावुक हो गया। जब अर्जुन की माँ उसे यहाँ रहने लाई थी, कुछ मुद्दों से बचने के लिए उन्होंने उसे सिर्फ लिटिल फैंग नाम से बुलाया था और पूरा नाम कभी नहीं बताया, इसलिए रॉय परिवार उसे सिर्फ लिटिल फैंग के नाम से जानता था और अर्जुन का पूरा नाम नहीं जानता था। इसी वजह से कंपनी में तान्या ने अर्जुन को पहचाना नहीं था, और हालांकि अर्जुन को तान्या का नाम पता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो वही छोटी बहन है जो 10 साल पहले उसके पीछे घूमा करती थी। आह, लिटिल फैंग, तुम नहीं जानते। जब तुम गायब हो गए थे तो तान्या कई दिनों तक रोई थी, हमेशा बुदबुदाती रहती थी कि उसे अपना भैया लिटिल फैंग चाहिए। तान्या की माँ मुस्कुराते हुए बोली। तान्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अर्जुन की गोद से छूटकर कहा, माँ, तुम क्या बोल रही हो? ये क्या मैं खुद बना रही हूँ? या तुम अपने भैया और पापा से पूछ लो कि सच है या नहीं, तान्या की माँ ने चिढ़ाते हुए कहा। वैसे लिटिल फैंग, इन सालों में तुम कहाँ रहे? हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुन पाए, सुरेश ने पजल्ड भाव से अर्जुन से पूछा। ओह, मुझे मेरे गुरु ने गोद ले लिया था। उन्होंने मुझे एक ऐसे जगह ले गए जहाँ कोई और नहीं था। मैं हाल ही में मुंबई वापस आया हूँ और सोचा था कि कभी तुम सबसे मिल लूँ, अर्जुन ने उदासीन स्वर में कहा। पत्नी, लिटिल फैंग अभी अभी वापस आया है। तुम सब्जी लेने गई थी, इसलिए आज हमें अच्छे से पीना चाहिए और खुश होना चाहिए, सुरेश मुस्कुराते हुए बोले। पहले वाली चिंता का भाव अब गायब था। तान्या ने अचानक पूछा, हाँ पापा, भैया, आखिर क्या हुआ था? मैं अभी आई और देखा कि आंटी जियांग गुस्से में चली गईं। क्या भैया और भाभी की शादी में कोई समस्या है? आह, निखिल ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अचानक थका हुआ लगने लगा और उसने आह भरी। तान्या, लगता है तुम्हारे भैया की शादी शायद नहीं हो पाएगी, तान्या की माँ ने आह भरते हुए कहा। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमने पहले सब कुछ तय नहीं कर लिया था? अचानक शादी क्यों नहीं होगी? तान्या का चेहरा बदल गया। सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, हमने पहले तय कर लिया था, लेकिन आज युयान की माँ अचानक आई और कहा कि शादी कुछ शर्तों पर ही होगी। क्या शर्तें? तान्या अनायास पूछ बैठी। पहली शर्त है शहर में 200 वर्ग मीटर का घर खरीदना, दूसरी शर्त है दहेज 2 लाख रुपए होना चाहिए, और तीसरी शर्त है शहर के सेंचुरी होटल में शादी करनी है। हम इन तीनों शर्तों को कैसे पूरा कर सकते हैं? सुरेश एक तरफ बैठ गए, सिगरेट निकालकर पीने लगे, उनका चेहरा चिंतित हो गया। क्या आंटी जियांग ने ऐसी शर्तें क्यों रख दीं? वे हमारी परिवार की स्थिति अच्छी तरह जानती हैं। क्या हमने पहले ये तय नहीं किया था कि मॉर्गेज लेकर 80 वर्ग मीटर का घर भी ठीक है? अब वे अचानक शहर में 200 वर्ग मीटर का घर चाहती हैं। उसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। हम उसे कैसे खरीद सकते हैं? और 2 लाख का दहेज, हमारे पास अभी अधिक से अधिक 1 लाख ही है। तीसरी शर्त तो और भी नामुमकिन है। सेंचुरी होटल मुंबई शहर के टॉप 5 स्टार होटलों में से एक है। बिना स्टेटस वाले लोग अंदर तक नहीं घुस सकते, शादी तो दूर की बात है। क्या आंटी जियांग जानबूझकर हमें परेशान कर रही हैं? तान्या की भौहें कसकर सिकुड़ गईं, चेहरे पर बहुत नाराजगी थी। छोड़ो, अगर शादी नहीं हो रही तो परिवार के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। हम उसे तान्या के दहेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, निखिल ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की झलक थी। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, तुम और बहन युयान 5 साल से प्यार करते हो।
तुम लोग कैसे तय कर सकते हो कि शादी नहीं होगी? क्या मैं जाकर जियांग परिवार में आंटी जियांग से विनती करूं? तभी अर्जुन, जो अब तक चुप था, बोला, अंकल आंटी, क्या तुम मुझे ठीक ठीक बता सकते हो कि क्या हो रहा है? अर्जुन, पहले मेरे भैया एक लड़की से डेट कर रहे थे 5 साल से, और हाल ही में शादी की बात चल रही थी। दोनों परिवारों ने व्यवस्था पर सहमति जता दी थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ अचानक राय बदल लेगी और ऐसी शर्तें रख देगी जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हम सहमत नहीं हुए तो मेरे भैया की शादी ही नहीं हो पाएगी, तान्या ने संक्षेप में स्थिति समझाई। अगर पहले से तय हो चुका था तो अचानक शर्तें क्यों बदल दीं? यहाँ कुछ न कुछ चल रहा है, अर्जुन ने कहा, उसकी आंखों में तीखी चमक थी। ठीक है, अब इन दुखद बातों को छोड़ो। लिटिल फैंग आ गया है। तुम पी सकते हो ना, लिटिल फैंग? बाद में तुम और मैं अच्छे से पिएंगे, सुरेश ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। जरूर, अर्जुन मुस्कुराकर सिर हिलाया। तान्या, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तभी घर के बाहर से गुस्से भरी चीखें और गालियां आने लगीं। क्या हो रहा है? सुरेश और बाकी लोग उठ खड़े हुए। बुरी बात है, ये मेहुल है। लगता है बदला लेने आ गए हैं। तान्या का चेहरा बदल गया, आंखों में गहरी चिंता थी। वो हरामजादा मेहुल यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश ने गहरी आवाज में कहा। तान्या ने जल्दी से हाल की घटनाएं बता दी, जिससे सुरेश और निखिल दोनों तुरंत गुस्से से भर गए। वो कमीना तान्या को परेशान करने की हिम्मत करता है, मैं उनसे लड़ूंगा। निखिल गुस्से में फावड़ा उठाकर बाहर जाने वाला था। निखिल भैया, अंपल्सिव मत बनो, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने निखिल को रोका, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और वह बाहर चला गया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि आंगन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, कम से कम दर्जनों। हर एक के हाथ में स्टील की रॉड या बेसबॉल बैट थी, चेहरे फियर्स और आक्रामक थे। नेता मेहुल था, उसके बगल में एक मोटा और तगड़ा आदमी काले वेस्ट में था, चेहरा क्रूर लग रहा था। लगता है पहले जो सबक मैंने तुम्हें दिया था वो काफी नहीं था। अर्जुन आंगन से बाहर निकला, मेहुल को देखा और ठंडे स्वर में बोला, बच्चे, घमंड मत करो, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मेहुल ने अर्जुन को घूरा, फिर बगल वाले आदमी से कहा, भाई क्वांग, यही वो लड़का है। बस इतना सा लड़का जिसे तुम नहीं संभाल सके। मेहुल, तुम सच में कचरा हो, ब्लैकस्टोन गैंग का नाम खराब कर रहे हो। भाई क्वांग ने अर्जुन पर तिरस्कार भरी नजर डाली। सही कहा, भाई क्वांग, बस इसकी कुंफू सच में बहुत अच्छी है और मैं उसकी वजह से चौंक गया था। मेहुल बार बार सिर हिलाते हुए चापलूसी भरे स्वर में बोला। मेहुल, तुम लोग क्या करना चाहते हो? इस समय सुरेश और बाकी सब बाहर निकल आए, मेहुल को गुस्से भरे चेहरों से घूरते हुए। यो, इतनी सुंदर लड़की भी है। इस समय भाई क्वांग की नज़र तान्या पर पड़ी, तुरंत बुरी चमक भर गई और उसने होंठ चाटे। भाई क्वांग की नज़र देखकर मेहुल का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह अनायास बोला, भाई क्वांग, वो मेरी। रास्ते से हटो। भाई क्वांग ने एक थप्पड़ मारा और मेहुल को जमीन पर गिरा दिया। मेहुल, तुम सच में सही आदमी नहीं हो, ऐसी सुंदर लड़की को छिपा कर रखे हुए थे और पहले बताया नहीं। आज मैं सच में अच्छा सौदा पा गया। भाई क्वांग ने तान्या को कामुक नजरों से देखते हुए स्लीज़ी चेहरे से कहा। तुम क्या करने वाले हो? ये देखकर सुरेश और निखिल दोनों तान्या के सामने आ गए। बूढ़े, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ, वरना आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सिर फूटना क्या होता है। भाई क्वांग ने घमंड भरे स्वर में चिल्लाया। अगर तुमने हंगामा किया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, निखिल ने जिन-जंग होकर कहा। पुलिस को फोन? मैं तुम्हें सिर देता हूं रिपोर्ट करने के लिए, भाई क्वांग ने तिरस्कार से कहा और निखिल के चेहरे पर थप्पड़ मारने को बढ़ा। लेकिन उसका हाथ निखिल तक पहुंच पाता, अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो, भाई क्वांग ने जोर से खींचा, लेकिन अर्जुन की पकड़ से हाथ नहीं छूटा, जैसे लोहे की कैंची में जकड़ा हो। भागो, एक कम आवाज में चिल्लाते हुए अर्जुन ने हाथ छोड़ा और डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। विपक्षी पीछे लड़खड़ाता हुआ गया और अपने दो साथियों से टकराकर तीनों जमीन पर गिर गए। फक, तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? भाई क्वांग क्रोध से चीखा, अपने आदमियों की मदद से उठा। उसके शरीर से ओमिनस ईवल निकल रही थी। उसके भाई हथियार कसकर पकड़कर किसी भी पल हमला करने को तैयार थे, जबकि तान्या का परिवार डर से मुरझा गया। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक दो आदमी दौड़ते हुए आए। दोनों 6 फीट से ज्यादा लंबे, बैल जैसे शरीर वाले, सफेद टैंक टॉप पहने और हाथों में डंडे लिए, रॉय परिवार के सामने खड़े हो गए और गैंग को मेनेसिंग नजरों से घूरने लगे। तुम दोनों कौन हो जो बीच में टांग अड़ा रहे हो? लगता है आज नाक में दम करने वाले कम नहीं हैं। हमला करो, सबको मिटा दो, भाई क्वांग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, जिससे उसके साथी आगे बढ़ गए। मॉन्टी, चलो, दोनों में से एक चिल्लाया और वे डंडे लेकर आगे बढ़े, बाघ की तरह क्रूर क्षैतिज वार करते हुए तुरंत दो हमलावरों को गिरा दिया। दोनों सिर्फ तगड़े ही नहीं थे, बल्कि बेहद ताकतवर भी थे। उन्होंने हथियारबंद गुंडों को साथ मिलकर रोके रखा। पलक झपकते ही दर्जन से ज्यादा गिर चुके थे। ये देखकर भाई क्वांग का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक मशेटी निकाला और एक आदमी पर वार किया, जिसने तेजी से डंडे से जवाब दिया।
क्रैक, एक ही बार में डंडा टूट गया और वह आदमी पीछे लड़खड़ाया। भाईक्वांग आगे बढ़ा, मशेटी घुमाते हुए, जबकि दूसरा आदमी लगातार बचता रहा। बॉस, दूसरा आदमी, जो गुंडों से डंडे से लड़ रहा था, तेजी से आया, अपना हथियार फेंककर जोरदार घूंसा मारा। विस्फोटक पावर वाला बड़ा घूंसा अपोनेंट्स मशेटी से टकराया। झटके से भाईक्वांग का चाकू पकड़े हाथ कांप गया और वह कई कदम पीछे हट गया। तुम ठीक हो, बॉस? मैं ठीक हूँ। घूंसा मारने वाले आदमी ने भाईक्वांग पर नजर गड़ाकर चिल्लाया, मेरे बॉस को परेशान करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आगे बढ़ा, लगातार घूंसे मारता रहा, हर बार भारी और शक्तिशाली था। भाईक्वांग को पीछे धकेलता गया, उसके हाथ झटकों से कांप रहे थे। धड़ाम, आखिरी घूंसे के साथ भाईक्वांग का मशेटी उड़ गया और घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। भाईक्वांग के गले में खून का स्वाद आया, उसने मुंह से खून थूका और जोर से जमीन पर गिर गया। फिर वह आदमी लगातार भाईक्वांग के चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। बस, मॉन्टी, उसे और मत मारो, वरना मुसीबत हो जाएगी। दूसरे आदमी ने जल्दी से रोका और उसे पीछे खींचा। तुम लोग बेहतर होगा कि अब चले जाओ और फिर कभी किसी को परेशान करने मत आना। भाईक्वांग ने दोनों आदमियों को देखा, चेहरे पर खौफ भरा भाव था, आंखों में गहरी नफरत की झलक उभरी, फिर अपने आदमियों के सहारे वहां से भाग गया। मेहुल ये सब देखकर चुपके से भागने वाला था कि अचानक अर्जुन ने कदम बढ़ाया और उसके सीने पर पैर रख दिया, जिससे मेहुल दर्द से चीख उठा। अगर तुमने फिर कभी तान्या पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मौत बहुत बुरी तरीके से करवाऊंगा, अर्जुन ने मेहुल के कान में फुसफुसा कर कहा, जिससे मेहुल जोर से कांप गया। अर्जुन को डर भरी नजरों से देखा और जल्दी से सिर हिला दिया। भागो, अर्जुन ने लात मारी और मेहुल को उड़ा दिया। संजय, मॉन्टी, पहले तुम दोनों भाइयों ने मदद की, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, सुरेश मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखकर बोले। कोई जरूरत नहीं अंकल, हम पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, थोड़े ईमानदार और शांत दिखने वाले आदमी ने कहा। दूसरा आदमी, जिसका स्वभाव थोड़ा गर्म था, ठंडे स्वर में बोला, अगर वो कमीने फिर आए तो मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। मॉन्टी, तुम अब भी उतने ही गुस्सैल हो, सालों में तुम में कोई बदलाव नहीं आया। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, होठों पर हल्की मुस्कान थी, नज़र दोनों पर थी। अर्जुन की बात सुनकर संजय और मॉन्टी ने पजल्ड भाव से अर्जुन को देखा। संजय, मॉन्टी, क्या तुम उसे पहचान नहीं रहे? ये लिटिल फैंग है, बचपन में तुम लोग साथ खेला करते थे, पिता सुरेश ने कहा। बॉस, क्या सच में तुम हो? संजय ने उत्साह भरे चेहरे से अर्जुन को देखा। क्या तुम बॉस हो? तुम तो ऐसे नहीं लगते, मॉन्टी ने सिर खुजाते हुए सरप्राइज से अर्जुन को देखा। मॉन्टी, क्या मैं उस समय की बात उठाऊं जब तुम 10 साल का बड़ा लड़का होकर भी बिस्तर गीला कर देते थे? अर्जुन ने मॉन्टी को चिढ़ाते हुए कहा। मॉन्टी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बोला, बॉस, सच में तुम हो? इतने सालों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्टी तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन को जोर से गले लगा लिया, जबकि संजय ने जल्दी से कहा, मॉन्टी, सावधानी से, ज़्यादा जोर मत लगाना, बॉस को चोट लग जाएगी। माफ़ करना, बॉस। मॉन्टी ने जल्दी से अर्जुन को छोड़ दिया। जब अर्जुन और उसकी मां इस शांति टाउन में आए थे तो वे रॉय परिवार के साथ साथ संजय और मॉन्टी के परिवार के भी पड़ोसी बन गए थे और लगभग एक ही उम्र के युवा खेल के साथी बन गए थे। उस समय अर्जुन का शरीर कमजोर था, जबकि संजय और मॉन्टी बचपन से ही बैल जैसे ताकतवर थे। किशोरावस्था में भी उनकी ताकत वयस्कों से ज़्यादा थी। हर बार जब मॉन्टी अर्जुन को गले लगाता तो अपनी ज़्यादा ताकत की वजह से उसे चोट पहुंच जाता था, इसलिए बाद में संजय और मॉन्टी अर्जुन से शारीरिक संपर्क कम ही करते थे। फिर भी वे सब अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और अंत में उसे बॉस कहने लगे थे। कोई बात नहीं, मैं वो कमज़ोर बॉस नहीं हूं जो 10 साल पहले था। अब तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे, बॉस? उस समय तुम तान्या को भी नहीं हरा सकते थे, मॉन्टी ने नाइव स्वर में कहा। विश्वास नहीं हो रहा, मुझे एक घूंसा मारकर देखो, ये ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं तो बॉस, बड़ा भाई मुझे जरूर डांटेगा। मॉन्टी ने सिर छूते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन मुस्कुराया, कोई चिंता नहीं, मॉन्टी, मार दो, संजय ने अर्जुन की तरफ देखकर मॉन्टी से कहा। ठीक है बॉस, सावधान रहना, मॉन्टी ने कहा और अर्जुन पर घूंसा मारा। हवा में तेज सनसनाहट हुई, इससे साफ था कि मॉन्टी की ताकत सच में बहुत जबरदस्त थी, फियर्स टाइगर के बराबर। सावधान, सुरेश अनायास चिल्ला पड़े, चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। धड़ाम, मॉन्टी के घूंसे का सामना करते हुए अर्जुन ने कैजुअली हाथ घुमाया और घूंसे को रोक लिया। बोला, मॉन्टी, और जोर लगाओ, शरीर की सारी ताकत लगा दो। मॉन्टी ने तुरंत कम आवाज में चिल्लाकर अपनी बांह की मांसपेशियां फुला दी और टेरिफाइंग पावर अर्जुन की हथेली की तरफ बढ़ी, लेकिन अर्जुन की हथेली बिल्कुल स्थिर रही। फिर अर्जुन ने हल्के से हाथ धकेला और मॉन्टी कदम दर कदम पीछे लड़खड़ाता चला गया। ये कैसे संभव है? मॉन्टी और संजय दोनों की आंखों में आश्चर्य छा गया। बॉस, तुम इतने ताकतवर कब हो गए? मेरा घूंसा 1000 किलो की ताकत वाला था, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ।
मोंटी पजल्ड होकर अर्जुन को देखने लगा। बुरा नहीं, 10 साल बाद तुम इतने ताकतवर हो गए हो। तुम विंग स्ट्रेंथ के पीक मास्टर से ज़्यादा अलग नहीं हो, अर्जुन ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। विंग स्ट्रेंथ का पीक, वो क्या है? मोंटी ने बैफल्ड भाव से अर्जुन से पूछा। समय आने पर पता चल जाएगा, अर्जुन ने विस्तार नहीं किया और संजय की तरफ देखते हुए बोला। इतने सालों बाद मिले, तुम दोनों कैसे रहे? संजय बोला, बॉस, हम तुम्हें निराश कर दिए। हम स्कूल कभी नहीं गए और सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन के काम करते रहे। चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो तुम्हारी ताकत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें बेहतर नौकरी दिलाने का कोई ना कोई तरीका निकालूंगा, अर्जुन ने संजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुरेश तुरंत बोले, ठीक है, चूंकि संजय और मोंटी दोनों यहाँ हैं, मेरे घर आकर खाना खाओ। मौका मिला है तो अपने बॉस के साथ अच्छे से पी लो। बॉस, क्या तुम शराब पी सकते हो? मोंटी ने थोड़ी चिंता से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने शरारती हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें जरूर टेबल के नीचे गिरा दूंगा। उसके बाद अर्जुन, संजय और मोंटी भाइयों के साथ रॉय परिवार के घर में लंच किया, जहां उन्होंने बियर की बोतलें पीना शुरू कर दिया। संजय और मोंटी की शराब पीने की क्षमता सच में जबरदस्त थी। वे बियर को पानी की तरह पी रहे थे, जिससे अर्जुन भी हैरान रह गया। निखिल भैया, तुम भी शराब अच्छी तरह सह लेते हो, अर्जुन निखिल से अनायास बोला। मैं सेल्स में हूँ, इसलिए क्लाइंट्स के साथ अक्सर पीना पड़ता है। इसी से मेरी टॉलरेंस विकसित हुई, निखिल मुस्कुराते हुए बोला। वैसे लिटिल फैंग, अब जब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना है? तान्या की मां ने अचानक पूछा। मां, भैया अर्जुन। अब जैसे ही तान्या अर्जुन की पहचान बताने वाली थी, अर्जुन ने उसे रोक दिया। आंटी, चिंता मत करो, मुझे रहने की जगह मिल गई है। तुम मुझे लेकर चिंता मत करो, अर्जुन ने पीते हुए कहा। खाना 1 घंटे से ज़्यादा चला और अंत में संजय, मोंटी और निखिल तीनों अर्जुन के सामने हार गए, जबकि अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह होश में था। लिटिल फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद तुम्हारी शराब पीने की क्षमता इतनी मजबूत हो गई है, सुरेश हंसते हुए अर्जुन को देखकर बोले। अंकल, मैं अपने पुराने घर को देखना चाहता हूँ, अर्जुन ने अचानक कहा, उसका स्वर थोड़ा भारी था। सुरेश चौंक गए और सिर हिला दिया। रॉय परिवार के घर से कुछ दर्जन मीटर दूर एक छोटा बंगला था, पूरा घर बेहद साधारण और जर्जर दिख रहा था। अर्जुन की आकृति यहाँ प्रकट हुई, सामने वाले घर को देखते हुए उसकी आंखों में जटिलता और यादें भरी हुई थीं, और उससे भी ज़्यादा दुख की झलक थी। उसके बाद अर्जुन सीधे अंदर चला गया। पूरे घर में बहुत कम फर्नीचर थे, काफ़ी साधारण लेकिन बहुत साफ सुथरा था। सुरेश आज उसके साथ आए, चारों तरफ देखकर आह भरी और बोले, जब उस साल तुम्हारी माँ अचानक मर गई और तुम गायब हो गए, तब से तुम्हारी आंटी और मैं कभी कभी यहाँ आकर साफ सफाई करते रहते थे, बस उम्मीद करते थे कि तुम वापस आ जाओगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इंतजार 10 साल तक चलेगा, और आखिरकार तुम यहाँ वापस आ गए। अर्जुन ने घर के हर कोने को छुआ, यादों और परिचितता से भरा हुआ। ये जगह वो थी जहाँ वह अपनी माँ के साथ 1 साल रहा था, जो उसके बचपन का सबसे खुशहाल साल भी था, और इसके अलावा वो जगह जहाँ उसकी माँ को दफनाया गया था। 10 साल पहले की उस घटना को याद करके अर्जुन के शरीर में अनियंत्रित और टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट उमड़ पड़ा। उसने बगल में रखी लकड़ी की मेज पर घूंसा मारा, पूरी मेज तुरंत टूटकर बिखर गई, जिससे सुरेश चौंक गए। इस समय अर्जुन का चेहरा विकराल था, आंखों में हल्की लाल ब्लड लस्ट चमक रही थी, और उसके आसपास का टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट दम घोंटने वाला था। उसके बगल में खड़े सुरेश इस किलिंग इंटेंट से दबकर पीले पड़ गए, शरीर कांपने लगा, सांस भी तेज हो गई। लिटिल फैंग, सुरेश कांपते हुए बोले। उनकी आवाज़ ने अर्जुन को वास्तविकता में ला दिया। किलिंग इंटेंट और ब्लडलस्ट से भरी उसकी आंखें साफ हो गईं, शरीर से किलिंग इंटेंट वापस समेट लिया, और उसने जल्दी से सुरेश से माफ़ी मांगी। माफ़ करना अंकल, अभी मैं। कोई बात नहीं, हालांकि मुझे नहीं पता इन सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरा, लेकिन तुम जिंदा और ठीक ठाक हो, यही तुम्हारी माँ के लिए सबसे बड़ी तसल्ली है। बस उस साल तुम्हारी माँ को किसने मारा, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। पुलिस भी कुछ नहीं ढूंढ पाए, सुरेश ने भारी भाव से कहा। अंकल, मेरी माँ का शरीर कहाँ दफनाया गया था? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। उस साल तुम्हारी आंटी और मैं तुम्हारी माँ को अच्छी जगह पर दफनाना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ से कुछ 1000 मीटर दूर एक कब्रिस्तान में दफना सके। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, सुरेश ने कहा। वे अर्जुन को कुछ 1000 मीटर दूर कब्रिस्तान ले गए। चारों तरफ कब्रें थीं, मुंबई के कुछ गरीब लोगों की अंतिम आरामगाह। सुरेश के मार्गदर्शन में अर्जुन एक कब्र के पास पहुंचा। एक साधारण पत्थर पर कुछ साधारण अक्षर उकेरे गए थे, वेदिका यान की कब्र। इस कब्र को देखकर अर्जुन ने मुट्ठियां कस लीं, शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, आंखों में गहरा दुख और पीड़ा भरी हुई थी। अंकल, तुम पहले वापस चले जाओ, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताओ, सुरेश ने आह भरी और मुड़कर चले गए। धड़ाम, अर्जुन घुटनों के बल कब्र के सामने बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, माँ, माफ करना, तुम्हारा बेटा देर से आया।
इस समय अर्जुन से हेल्पलेसनेस, दर्द और उदासी झलक रही थी, आंखों में कुछ आंसू आ गए। हाथ हल्के से उठाकर उस कच्ची कब्र के पत्थर को छूते हुए अर्जुन का चेहरा दुख से भरा हुआ था, दिमाग में यादें दोहरा रही थीं। माँ, माफ करना, तुम्हारा बेटा अक्षम था, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम एक नीच व्यक्ति के हाथों मारी गईं। अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, फिर उसकी आंखें सख्त हो गईं, टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट फूट पड़ा, अदृश्य हवा का झोंका उठा, जिससे आसपास की मिट्टी के ढेर और रेत के कण बिखर गए। माँ, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें मारने वाले हत्यारे को ढूंढकर उसे तुम्हारे सामने माफी मांगने के लिए लाऊंगा, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी आवाज़ बाउंडलेस किलिंग इंटेंट से गूंज रही थी, मुठ्ठियां कसते हुए कराह रही थीं। और वो परिवार जिसने हम माँ बेटे को जो अपमान दिया, मैं सब एक एक करके वापस लूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा की तस्वीर लेकर उस घर में सीधे और साहसी होकर वापस जाऊंगा और उस औरत को उसके सामने घुटनों के बल झुकाकर तुमसे माफी मांगने को मजबूर करूंगा, उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसे चुकानी चाहिए। अर्जुन का हर शब्द बेहद भारी और दृढ़ था, उसमें मोटी प्रतिज्ञा की महक थी। यांजिंग में एक एक्सक्विजिटली शांत मंडप में शानदार और डिग्निफाइड एलिगेंस वाली एक महिला बैठी थी। अचानक उसके हाथ में रखा चाय का कप जमीन पर गिर गया और क्रिस्प आवाज के साथ टूट गया। मैडम, क्या बात है? महिला के पीछे 30 वर्षीय एक महिला खड़ी थी, चेहरे पर शौक भरा भाव था और वह जल्दी से बोली। मुझे अचानक बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है, महिला ने हल्की सिकुड़ी भौहों के साथ कहा, नजरें हिल रही थीं। ऐसा क्यों? मैडम, शायद तुम अच्छे से नहीं सोई हो और ज्यादा सोच रही हो, महिला मुस्कुराते हुए बोली। शायद, महिला ने हल्के से कहा, उसकी आंखों में असामान्य भाव चमक रहा था। कब्र के सामने काफी देर तक घुटनों के बल बैठने के बाद अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसने अपनी माँ की कब्र के पत्थर को देखा और गहरा सिर झुकाया, बोला, माँ, मुझे पता है तुम्हारा दिल हमेशा पिता के साथ था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे वे जिंदा हों या मर चुके हों, मैं पूरी तरह जांच कर सच्चाई पता करूंगा। ये शब्द कहकर अर्जुन मुड़ा और वहां से चला गया। रॉय परिवार से विदा लेने के बाद अर्जुन कंपनी नहीं लौटा, बल्कि वह अपनी कार लेकर मुंबई शहर में बिना किसी दिशा के घूमने लगा। भौहें सिकड़ी हुई थीं, लग रहा था वह कुछ सोच रहा था। एंटीक स्ट्रीट। उसकी नज़र दूर एक बड़े साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर एंटीक स्ट्रीट लिखा था। उसकी नज़र सिकुड़ गई, वह तुरंत कार पार्क करके अंदर चला गया। एंटीक स्ट्रीट पर कदम रखते ही अर्जुन ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ दुकानें और स्टॉल थे, सभी तरह तरह के एंटीक्स बेच रहे थे। बेशक इन एंटीक्स में असली चीजें भी थीं और नकली भी, ये सब खरीदार की समझ पर निर्भर था। हालांकि एंटीक स्ट्रीट काफ़ी जीवंत थी, बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे थे। अर्जुन चलता रहा, अपनी पेनिट्रेटिंग विजन सक्रिय करके, उम्मीद कर रहा था कि कोई ट्रेजर या स्पिरिचुअल एनर्जी वाला स्पिरिट स्टोन मिल जाए जो उसके कल्टीवेशन में मदद कर सके। चलते चलते अचानक अर्जुन का कदम रुक गया, उसकी नज़र पास के एक स्टॉल की तरफ घूमी और आंखों में नीली चमक उभरी। सर, इधर आकर देखिए, यहाँ मेरे पास एंटीक्स हैं जो कीमत के लायक हैं, सब हमारे परिवार की विरासत हैं। बिना किसी शक के असली सामान, स्टॉल ओनर ने अर्जुन को आते देखते ही उत्साह से पिच करना शुरू कर दिया। स्टॉल पर चीनी मिट्टी के कप और ऐसी चीजें भरी हुई थीं, साफ था कि अनजान लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई नकली चीजें थीं। अर्जुन को इन चीजों में ज़ीरन कोई रुचि नहीं थी। उसका ध्यान स्टॉल के कोने में रखे एक काले टोकन पर केंद्रित हो गया। टोकन पूरी तरह काला था, उस पर अजीब और रहस्यमयी पैटर्न उकेरे गए थे। वो पूरी तरह साधारण लग रहा था और किसी और का ध्यान खींचने वाला नहीं था। इसकी कितनी कीमत है? अर्जुन ने सीधे पूछा और काला टोकन उठाकर स्टॉल ओनर की तरफ देखा। ये वो। अर्जुन के हाथ में काले टोकन को देखकर स्टॉल ओनर का उत्साह तुरंत गायब हो गया, उसकी रुचि पूरी तरह खत्म हो गई। साफ था कि उसके लिए ये टोकन ज्यादा मूल्य का नहीं था। सर, ये टोकन वाकई में कुछ खास नहीं है, आप दूसरी चीजें देख लीजिए। ये चीनी मिट्टी का कप सॉन्ग डायनेस्टी के सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ये सच में अमूल्य है। माफ करना, मुझे सिर्फ यही चाहिए। कीमत बताओ, अर्जुन ने उदासीन स्वर में टोकन पकड़े हुए कहा। वो, चूंकि आप चाहते हैं सर, तो 1000। स्टॉल ओनर ने अर्जुन को देखकर कीमत सुझाई। अर्जुन के होंठों पर शरारती मुस्कान आई, वह दूसरे पक्ष को देखकर बोला, क्या तुम समझते हो कि मैं बंदर हूं जिसे खेला जा सकता है? ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए। सर, रुको रुको, 100, सिर्फ 100। स्टॉल ओनर ने जल्दी से कहा। 50, बाकी रख लो। अर्जुन ने 50 रख दिए और टोकन लेकर सीधे चला गया। स्टॉल ओनर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। उसने 50 रख लिए, उसके लिए वो सुस्त काला टोकन कुछ भी नहीं था, 50 रुपये शुद्ध मुनाफा था। हालांकि अर्जुन के जाने के कुछ देर बाद काली शर्ट वाले कई आदमी स्टॉल पर आए और उन्हें देखते ही स्टॉल ओनर का चेहरा तुरंत बदल गया। आप लोग, कुछ चाहिए? नेतृत्व करने वाला आदमी, गंभीर चेहरा, ठंडी औरलिए, स्टॉल पर नजर घुमाए और बगल के युवक से सख्त स्वर में पूछा, क्या तुमने कहा था कि वो चीज़ यहाँ है? युवक की नज़र भी स्टॉल पर गई और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने साफ देखा था कि यहाँ एक काला टोकन था, अब वो कैसे गायब हो गया?
युवक ने कांपती आवाज में कहा। अचानक स्टॉल ओनर को घूरते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे स्टॉल पर पहले एक काला टोकन नहीं था? अब वो कहाँ है? मैं स्टॉल ओनर का चेहरा पीला पड़ गया, आवाज कांपने लगी, काफी देर तक पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवक की आंखों में क्रूर इरादा चमका। मैं बताता हूँ। तुरंत स्टॉल ओनर इतना डर गया कि ठंडा पसीना छूटने लगा। हकलाते हुए बोला, अभी अभी किसी ने वो टोकन खरीद लिया। स्टॉल ओनर की बात सुनकर युवक और गंभीर चेहरे वाले आदमी दोनों का भाव बदल गया और बाद वाले ने तुरंत पूछा, किसने खरीदा? विस्तार से बताओ। स्टॉल ओनर की बात सुनने के बाद गंभीर चेहरे वाले मध्यवर्ती आदमी ने उसे देखा और बोला, उस व्यक्ति को मेरे लिए ढूंढो और मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। 1 लाख? स्टॉल ओनर तुरंत स्तब्ध रह गया, आंखें हैरानी से फैल गईं। एंटीक स्ट्रीट पर कहीं अर्जुन चलता हुआ अपने हाथ में काले टोकन को देख रहा था। उस पर अजीब और रहस्यमयी पैटर्न थे जो काफी साधारण लग रहे थे, उनमें कुछ भी असाधारण नहीं था। लेकिन अर्जुन की पेनेट्रेटिंग गेज के नीचे उसे टोकन के अंदर एक एनर्जी महसूस हुई, एक पेक्यूलियर फोर्स जो सच में मौजूद थी। ये टोकन किसी भी तरह साधारण नहीं लग रहा था, फिर भी अर्जुन के सावधानीपूर्वक परीक्षण के बावजूद वह इसका राज नहीं समझ पा रहा था। इसके अलावा, हालांकि उसे टोकन के अंदर स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन वह इसके अंदर नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टोकन पर कोई प्रोहिबिशन था जो अर्जुन की पेनेट्रेटिंग आइज को भी रोक सकती थी। चलते और सोचते हुए अर्जुन ने अचानक पास से बहस की आवाज़ सुनी। उसकी नज़र घूमी और ट्रेजर ट्रोव पेविलियन नाम की एक ज्वेलरी और जेड की दुकान पर पड़ी, जहां अंदर कोई विवाद चल रहा था। थोड़ी उत्सुकता के साथ अर्जुन सीधे अंदर चला गया। बॉस, ये तांबे की मूर्ति मेरी परिवार की विरासत है, ये कैसे बेकार हो सकती है? आप एक बार फिर से देखिए ना। साधारण कपड़े पहने, मौसम से जूझे चेहरे वाला एक आदमी आधा मीटर ऊंची तांबे की मूर्ति को गोद में लिए बार बार विनती कर रहा था। भारी कपड़े और थोड़े मोटे आदमी से। भारी कपड़े पहने थोड़े मोटे आदमी ने अधीरता से कहा, तुम जानते हो तुम कहाँ हो? ये ट्रेजर ट्रोव पेविलियन है, पूरे इंडिया में प्रसिद्ध, सिर्फ बेहद मूल्यवान ट्रेजर्स ही इकट्ठा करता है। तुम्हारी टूटी फूटी तांबे की मूर्ति बेकार है, अगर बेचनी है तो कहीं और जाओ। कैसे कह सकते हो? ये तांबे की मूर्ति सच में मेरे पूर्वजों द्वारा दी गई प्राचीन कलाकृति है, सैकड़ों साल पुरानी। अगर मुझे पैसे की सख्त जरूरत न पड़ती तो मैं इसे कभी यहाँ बेचने नहीं लाता। मौसम से जूझे चेहरे वाले आदमी ने जल्दबाजी और नाराजगी भरे गुस्से में कहा। बस, मैंने कहा बेकार है तो बेकार है। अब जाओ और ट्रेजर ट्रोव पेविलियन का बिजनेस मत रोको, थोड़े मोटे आदमी ने बिना किसी खेद के कहा। सर, मैं तुम्हारी तांबे की मूर्ति खरीद लूंगा। तभी एक अप्रत्याशित आवाज आई, जिससे दुकान के दोनों आदमी एक साथ उधर देखने लगे। एक युवक धीरे धीरे अंदर आ रहा था, वो अर्जुन था। तांबे की मूर्ति पकड़े आदमी ने जल्दी से अर्जुन से कहा, सर, क्या आप गंभीर हैं? आप सच में मेरी तांबे की मूर्ति खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। तुम कितने में दे रहे हो? अर्जुन ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। 1 लाख? ओह नहीं, 50,000, सिर्फ 50,000 कैसा रहेगा? मौसम से जूझे चेहरे वाले आदमी ने थोड़े नर्वस होकर अर्जुन से कहा। 1 लाख ही रखते हैं। इस बैंक कार्ड में ठीक उतने ही पैसे हैं, लो। अर्जुन ने बैंक कार्ड निकालकर थमा दिया। बैंक कार्ड उसे माल्होत्रा परिवार के बटलर मू फैंग ने उसके खर्चे के लिए दिया था और अब वह उसे एक बार में खर्च कर रहा था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तांबे की मूर्ति पकड़े आदमी ने अर्जुन को गहरी कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वो तांबे की मूर्ति किसी काम की नहीं है, इतनी आसानी से धोखा मत खाना। भारी कपड़े पहने मोटे आदमी ने अर्जुन को देखा, नजरों में तिरस्कार था। चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये तांबे की मूर्ति 1 लाख के लायक है। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी नज़र आधा मीटर ऊंची मूर्ति पर घूमी, उसमें चमक थी। तभी ऊंची एड़ी की जूतों की क्रिस्प आवाज आए और एक सुंदर आकृति धीरे धीरे ट्रेजर ट्रोव पेविलियन में घुसी। इस आकृति को देखकर अर्जुन और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। अर्जुन अनायास बोल पड़ा, कितनी सुंदर और ग्रेसफुल महिला। उसकी लंबी गहरे हरे रंग की भौहें, साफ और चमकदार काली पुतलियां, चिकनी और उभरी हुई नाक और अच्छे अनुपात वाले डेलिकेट नैन-नक्श, सब मिलकर एक परफेक्ट चेहरा बना रहे थे, देखने में स्टनिंग ब्यूटी। महिला से मच्योर चार्म निकल रहा था, डिग्निफाइड और नोबल। साफ था कि वो साधारण महिला नहीं थी। मिस शालिनी, स्वागत है, अंदर आइए, अंदर आइए। इस आकृति को देखकर थोड़े मोटे आदमी ने तुरंत बीमिंग स्माइल के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, बहुत सम्मान और कर्टसी दिखाते हुए। मैनेजर डोंग, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में कुछ अच्छी चालुक्य डायनेस्टी की कैलीग्राफी और पेंटिंग्स हासिल की हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, महिला ने कहा। उसकी आवाज़ साफ झरने की तरह क्रिस्प और यूफोनियस थी, उच्च संस्कृति की महक लिए हुए। जरूर, मैं अभी लाता हूँ। थोड़े मोटे आदमी ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। एक कर्मचारी जैसा दिखने वाला आदमी आगे आया।
जाकर सॉन्ग डायनेस्टी के मास्टर वेंटोन की उस इनकैंड वॉश बांस पेंटिंग को लाओ, थोड़े मोटे आदमी ने आदेश दिया। कर्मचारी ने सिर हिलाया और दुकान के अंदर वाले कमरे में चला गया, जबकि महिला ने आदमी की बात सुनकर स्टार्टल्ड भाव दिखाया। क्या तुम मास्टर वेंटोन की बात कर रहे हो, जिन्हें चालुक्य डायनेस्टी का बांस मास्टर कहा जाता था? थोड़े मोटे आदमी ने सिर हिलाया और हंसा। सही कहा मिस शालिनी, ये सच में मास्टर वेंटोन की रचना है, जो चालुक्य डायनेस्टी में बांस मास्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे पास उनकी शुरुआती इनकैंड वॉश बांस पेंटिंग है, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स में से एक है, सच में कीमती। मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगी मिस शालिनी, और मैं इसे किसी और को नहीं दिखाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर डोन के पास ऐसा दुर्लभ खजाना होगा। ट्रेजर ट्रोव पेविलियन सच में अपने नाम को सार्थक करता है, शालिनी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। जल्द ही कर्मचारी एक लंबा बॉक्स लेकर आया। मैनेजर डोंग नामक आदमी ने उसे खोला तो अंदर एक स्क्रॉल रखा हुआ था। मैनेजर डोंग ने स्क्रॉल खोला और एक इम्पोजिंग इनकैंड वॉश बांस पेंटिंग धीरे धीरे सामने आई। पेंटिंग में बांस जीवंत और लाइफ लाइक था, लगभग असली जैसा। स्टाइल मेटिक्यूलस थी, बांस और इंक का मिश्रण एक्सक्विजिट था, निश्चित रूप से असली चीज थी। नीचे एक सील इम्प्रेशन था जिसमें मुश्किल से मिस्टर शिशी नाम पढ़ा जा सकता था, जो मास्टर वेंटोन का दूसरा नाम था। इन बांसों को पेंट करने की तकनीक में आगे के लिए थिक इंक और पीछे के लिए लाइट इंक का इस्तेमाल किया गया है। ये सच में मास्टर वेंटोन की ओरिजिनल रचना है, महिला ने उत्साहित होकर कहा, आंखों में पेंटिंग के प्रति प्यार था। मैनेजर डोंग, ये पेंटिंग कितने की है? मैं इसे ले लूंगी, शालिनी ने सीधे कहा। स्वर दृढ़ था, साफ था कि वह ये पेंटिंग हासिल करना चाहती थी। अर्जुन पेंटिंग को ध्यान से देख रहा था, आंखों में असामान्य भाव था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सफ़ेद सूट पहने, एलिगेंट डमीना वाला, जेंटल और रिफाइंड एयर वाला, करीब 27-28 साल का एक आदमी अंदर आया। मैं ये पेंटिंग ले लूंगा, नए आए आदमी ने घोषणा की। नवीन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस आदमी को देखकर शालिनी का चेहरा बदल गया, आंखों में नाराजगी की झलक थी। सफ़ेद सूट वाला आदमी होठों पर हल्की मुस्कान लिए जवाब दिया, शालिनी, मुझे भी ये पेंटिंग पसंद है, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आओ हम फेयर कंपटीशन करें। मैनेजर डोंग, ये पेंटिंग कितने की है? नवीन ने सीधे मैनेजर डोंग की तरफ देखा। मैनेजर डोंग ने दोनों की प्रतिक्रिया देखकर कहा, ये पेंटिंग 1 मिलियन की है। 2 मिलियन, शालिनी ने तुरंत ऑफर कर दिया। वाह, अमीर लोग। बगल में खड़े अर्जुन को उस सुंदर रॉयल सिस्टर ने हैरान कर दिया, जिसने कैजुअली 2 मिलियन की बोली लगा दी। और नवीन, सूट पहने हुए, होठों के कोने पर अजीब मुस्कान के साथ बोला, 5 मिलियन। ये पेंटिंग मैं ले लूंगा। नवीन, तुम? शालिनी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, आंखों में गुस्सा लिए नवीन को घूरा। शालिनी, मैंने कहा था हम फेयर कंपटीशन कर रहे हैं। शालिनी गुस्से से भरी हुई, उसकी भरपूर छाती हल्की हिल रही थी। उसने इंक बांस पेंटिंग पर एक नज़र डाली और अंत में अनिच्छा से हार मान ली। धन की लड़ाई में वह नवीन से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए आगे प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ था। यंग मास्टर नवीन, पेंटिंग अब आपकी है, मैनेजर डोन बीमिंग स्माइल के साथ नवीन से बोले। शालिनी, गुस्सा मत करो, नवीन ने शालिनी की तरफ देखकर कहा। नवीन, हमारा रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं है, इसलिए कृपया मुझे मिस शालिनी कहकर पुकारो, शालिनी ने थोड़ा आइस कोल्ड चेहरे से कहा। शालिनी, क्या तुम जानती हो कि मैं इस पेंटिंग से क्या करने वाला हूँ? नवीन ने पूछा, नजरें शालिनी पर टिकी हुई थीं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसने उदासीन स्वर में कहा। मैंने सुना है कि शालिनी के दादाजी प्रसिद्ध लोगों की पेंटिंग्स अब बहुत पसंद करते हैं। मैं ये इंक बांस पेंटिंग उनके दादाजी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। शालिनी हैरान रह गई और नवीन से पूछा, तुम इसे मेरे दादाजी को देना चाहते हो? बिल्कुल, इसके अलावा मैं दादाजी से तुम्हारा हाथ मांगना भी चाहता हूँ, नवीन ने मीनिंगफुल मुस्कान के साथ कहा। इस पर शालिनी का चेहरा बदल गया, वह बेहद अपसेट लग रही थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी। गहरी सांस लेकर शालिनी ने दिल का गुस्सा दबाया और गहरी आवाज में बोली, नवीन, तुम अपनी मेहनत व्यर्थ मत करो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। शालिनी, मुझे विश्वास है कि आखिरकार तुम मेरी महिला बनोगी, और सिर्फ मैं, नवीन, तुम्हारे लायक हूँ। कल मैं ये पेंटिंग लेकर तुम्हारे दादाजी से मिलने जाऊंगा, नवीन पूरे आत्मविश्वास से बोला। अगर तुम खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते तो बेहतर होगा कि ये पेंटिंग गिफ्ट न दो। एक हल्की आवाज़ उठी, जो ट्रेजर ट्रोव पेविलियन में मौजूद कुछ लोगों के कानों तक पहुंची। उनकी नज़रें घूमी तो उन्होंने देखा कि पेविलियन में एक युवक खड़ा है, हाथ में तांबे की मूर्ति लिए मुस्कुरा रहा है। अगर अर्जुन की ये टिप्पणी न होती तो वे उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते, समझते कि वो ट्रेजर ट्रोव पेविलियन का एक साधारण कर्मचारी है। इसका मतलब क्या है, बच्चे? नवीन की आंखें ठंडी हो गईं, वह अर्जुन को थोड़ी दुश्मनी भरी नज़रों से घूरने लगा, जबकि शालिनी और मैनेजर डोंग दोनों अर्जुन को थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ देख रहे थे।
अर्जुन अभी भी मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर, ये जो तुम्हारे हाथ में मास्टर वेंटोन की कही जाने वाली पेंटिंग है, वो असल में सिर्फ एक कॉपी की हुई पेंटिंग है। अगर तुम इसे गिफ्ट के रूप में, खासकर शादी का प्रस्ताव लेकर ले जाओगे, तो मुझे डर है कि तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। अर्जुन के शब्द सुनते ही शालिनी, नवीन और मैनेजर डोंग के चेहरे बदल गए। खासकर मैनेजर डोंग और नवीन के चेहरे उतर गए, दोनों अर्जुन को घूरने लगे। नवीन ने सीधे चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, बच्चे। मैनेजर डोंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, युवक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ये शब्द ट्रेजर ट्रोव पैविलियन की रेप्यूटेशन को बदनाम और कलंकित कर रहे हैं। इसके लिए मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। शालिनी ने अर्जुन को बड़ी रुचि से देखा। अर्जुन ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा बहुत ईमानदार रहता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। सच में, ये इंक बांस पेंटिंग एक कॉपी है। बस कॉपी बनाने वाले मास्टर की तकनीक बहुत स्किलफुल है और चून की ओरिजिनल पेंटिंग चालुक्य डायनेस्टी की है, इसलिए नेचुरली तुम्हें पता नहीं चला। इस समय शालिनी ने इंक बांस पेंटिंग पर नजर डाली और अर्जुन से कहा, क्या तुम दावा कर रहे हो कि ये इंक बांस पेंटिंग मास्टर वेंटोन की रचना की कॉपी है, जो चालुक्य डायनेस्टी के समय किसी ने बनाई है? बिल्कुल, लेडी बहुत स्मार्ट हो, अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। नामुमकिन, ये पेंटिंग स्टाइल और संरचना दोनों में मास्टर वेंटोन की रचनाओं से पूरी तरह मेल खाती है, और मास्टर वेंटोन का सील भी प्रमाण है। ये नकली कैसे हो सकती है? तुम कहाँ से आए हो, लड़के, जो ट्रेजर ट्रोव पैविलियन की रेप्यूटेशन को इस तरह बदनाम करने की हिम्मत कर रहे हो? किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। तुरंत कई क्लर्क बाहर निकल आए, नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। इस पेंटिंग की असलियत जानना बहुत आसान है, सब सील में है। अगर तुम सच में मानते हो कि ये पेंटिंग मास्टर वेंटोन की असली रचना है, तो मुझे इसकी असलियत टेस्ट करने दो, अर्जुन ने ऑफर किया। नवीन ने अर्जुन पर ठंडी नज़र डाली, बच्चे, मैंने इस पेंटिंग के लिए 5 मिलियन दिए हैं, तुम बस ऐसे टेस्ट करना चाहते हो। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या तुम मुआवजा दे सकते हो? क्या तुम डर गए हो, डर रहे हो कि 5 मिलियन फेक पर खर्च करके खुद को शर्मिंदा कर लोगे? अर्जुन ने चिढ़ाया। तुम, बच्चे, नवीन का चेहरा ठंडा हो गया, आंखों में इंटेंस गुस्सा चमक रहा था, वह अर्जुन को घूर रहा था। मुझे लगता है, चूंकि ये भाई इतना कॉन्फिडेंट है, तो क्यों न उसे ट्राई करने दो। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं, शालिनी, पूरी जिम्मेदारी लूंगी। तब शालिनी ने खुद पहल की। मैनेजर डोन की आंखें श्रूड हो गईं और उन्होंने कहा, ठीक है युवक, मैं तुम्हें टेस्ट करने दूंगा। अगर ये पेंटिंग असली निकली तो मैं तुम्हें जेल का स्वाद चखा दूंगा। मैनेजर डोन ने सोमर चेहरे से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने अपनी तांबे की मूर्ति नीचे रखी, इंक पेंटिंग के पास गया और जिप्पो लाइटर निकाला। एक फ्लिक के साथ लौ जल उठी। तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर डोंग और नवीन दोनों के चेहरे बदल गए। चिंता मत करो, मैं पेंटिंग नहीं जलाने वाला। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने पेंटिंग फैलाई और लाइटर को सीधे उसके नीचे रख दिया। लौ सील के ठीक नीचे थी। उसने इतना अच्छा कंट्रोल किया कि लौ पेंटिंग को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर भी लौ की उच्च तापमान से वेंटोन नाम वाला लाल सील बदलने लगा। शालिनी और बाकी दर्शक हैरानी से देख रहे थे कि सील उनकी आंखों के सामने बदल रहा है। 5 मिनट बाद वेंटोन नाम वाला ओरिजिनल सील पूरी तरह बदल चुका था। सील की ऊपरी परत गायब हो गई थी और उसका असली रूप सामने आया, एक और लाल सील, लेकिन इस बार उस पर चेंगयुन नाम था। ये कैसे संभव है? ये देखकर मैनेजर डोन का चेहरा तुरंत बदल गया, पूरा अविश्वास दिख रहा था। नवीन का भाव भी बदल गया, चेहरा बहुत काला पड़ गया। तो अब समझ आए, ये पेंटिंग मास्टर वेंटोंग ने नहीं बनाई, बल्कि चेंगयुन नाम के व्यक्ति ने कॉपी की है। बस बाद में किसी ने स्पेशल तरीके से सील को मास्टर वेंटोंग का बना दिया, और चूंकि पेंटिंग खुद चालुक्य डायनेस्टी की है और चेंगयुन की कॉपी बहुत लाइफलाइक थी, इसलिए इसे मास्टर वेंटोंग की असली रचना समझ लिया गया। अर्जुन ने लाइटर रखते हुए डेविलिश मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में अद्भुत हो। मुझे इस पेंटिंग में कुछ भी गलत नहीं दिखा, लेकिन तुमने तुरंत पहचान लिया। सर, क्या तुम इन एंटीक्स और पेंटिंग्स में बहुत पारंगत हो? शालिनी की आंखों में रुचि भरी हुई थी, चेहरा सरप्राइज छिपा नहीं पा रहा था। माफ करना ब्यूटी, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। मैं बस संयोग से देख लिया। अर्जुन नेचुरली ये नहीं मानने वाला था कि उसने एक्स-रे विजन से सील की समस्या देखी थी। मैनेजर डोंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे इसकी व्याख्या करते हो? नवीन का चेहरा ग्लूमी था, वह मैनेजर डोंग को घूर रहा था। यंग मास्टर नवीन, मैनेजर डोंग के चेहरे पर हेल्पलेस भाव था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि लाखों की एक परफेक्ट एंटीक पेंटिंग सिर्फ एक कॉपी निकलेगी। ये उसे रोने को मजबूर करने वाली बात थी, और वह अनायास अर्जुन को देखने लगा, इस मेडलर से दिल ही दिल में नफरत करता हुआ। अगर ये न होता तो किसी को कभी पता नहीं चलता कि ये कॉपी है। यंग मास्टर नवीन, मैं पेंटिंग वापस ले लूंगा। तुम्हें 5 मिलियन देने की जरूरत नहीं है, मैनेजर डोंग ने अंत में कहा।
नवीन ने ठंडे स्वर में स्नॉट किया, उसकी नज़र भी थोड़ी ठंडी होकर अर्जुन पर पड़ी। इसी की वजह से वह शालिनी के सामने शर्मिंदा हुआ था। इस समय अर्जुन ट्रेजर ट्रोव पैविलियन के अंदर की दीवार के पास गया, जहां लैंडस्केप्स और कैलीग्राफी लगी हुई थीं। बॉस, ये पेंटिंग कितने की है? अर्जुन ने एक लैंडस्केप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैनेजर डोंग, खराब मूड में, अर्जुन द्वारा इशारा की गई पेंटिंग को देखकर स्नॉट किया। 5 लाख, अगर लेनी है तो ले लो। सर, क्या तुम ये पेंटिंग खरीदना चाहते हो? हालांकि पेंटिंग की तकनीक फर्स्ट क्लास है और ये टांग डायनेस्टी के समय की रचना है, लेकिन इसमें कई फ्लॉज हैं और कलाकार बहुत फेमस नहीं है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, शालिनी ने अर्जुन द्वारा इशारा की गई पेंटिंग को देखकर कहा। लगता है मिस शालिनी को एंटीक पेंटिंग्स की काफ़ी जानकारी है, अर्जुन मुस्कुराते हुए शालिनी की तरफ देखकर बोला। मैं मुंबई सिटी टीवी के ट्रेजर अप्रेजल चैनल की प्रेजेंटर हूँ, इसलिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानती हूँ, शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। तो यही बात है, अर्जुन ने जवाब दिया। ब्यूटी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो बस ये पेंटिंग खरीद लो। ये पेंटिंग खरीद लूँ? शालिनी सरप्राइज लगी। बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? शालिनी, इसकी बात मत सुनो। ये फेमस पेंटिंग बिल्कुल नहीं है, खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, नवीन जल्दी से बोला। मिस शालिनी, ये पेंटिंग ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मेरे पास मास्टर्स की कुछ पेंटिंग्स हैं, क्यों ना मैं उन्हें दिखा दूँ? मैनेजर डोंग ने शालिनी से कहा। अर्जुन मुस्कुराते हुए शालिनी को देख रहा था और उसकी स्टारलाइट जैसी चमकदार आंखें हिलीं, फिर बोली, मैनेजर डोंग, मैं ये पेंटिंग ले लूँगी। ये, मैनेजर डोंग ने एक पल हिचकिचाकर कहा, चूंकि मिस शालिनी चाहती हैं, तो 3 लाख में दे देते हैं। कार्ड से चार्ज कर दो। शालिनी ने तुरंत एक गोल्ड कार्ड मैनेजर डोंग को थमा दिया। शालिनी, क्या तुम सच में इस बच्चे की बात सुनकर ऐसी वर्थलेस पेंटिंग खरीद रही हो? नवीन ने फिर पूछा, नज़रें फियर्स होकर अर्जुन पर टिकी हुई थीं। मिस शालिनी, तुमने बहुत वाइज डिसीजन लिया है, अर्जुन ने कहा और कैलीग्राफी और पेंटिंग उतार ली। शालिनी की पुतलियां हल्की चमकी, वह अर्जुन को देख रही थी। मिस शालिनी ने पूरा पेमेंट कर दिया है, मैनेजर डोंग ने गोल्ड कार्ड शालिनी को लौटाते हुए कहा और फिर अर्जुन को देखा। मुझे लगता है कि ये पेंटिंग सतह पर जितनी सिंपल लग रही है, उतनी सिंपल नहीं है ना? शालिनी ने अचानक अर्जुन से कहा। मिस शालिनी बहुत क्लेवर हैं, अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर उसने फिर से अपना लाइटर निकाला, कैलीग्राफी और पेंटिंग के किनारों को थोड़ा टोस्ट किया और फिर हाथ से पेंटिंग के किनारे को चलाया। सबको सरप्राइज हुआ कि अर्जुन धीरे धीरे पेंटिंग की ऊपरी सतह को छीलने लगा और शालिनी तथा बाकी लोगों की पुतलियां अस्टॉनिशमेंट से भर गईं, फिर उनके चेहरों पर शौक छा गया। पेंटिंग की सतह छीलने के बाद अंदर एक और पेंटिंग छिपी हुई थी, एक लैंडस्केप पेंटिंग जो पिछले वाले से कहीं ज़्यादा मैग्निफिसेंट और ग्रैंडियोस थी। ये ईस्टर्न जिन डायनेस्टी के मास्टर गो काइजी की लैंडस्केप पेंटिंग है। शालिनी अनायास चिल्ला पड़ी, पेंटिंग को देखते हुए। ये कैसे संभव है? मैनेजर डोंग भी स्टार्टल्ड रह गया, उसकी पुतलियां एक्सट्रीम फैल गईं, आंखें लगभग बाहर निकलने को तैयार थीं। वह पेंटिंग को ध्यान से देखता गया, हर पल ज़्यादा शॉक्ड और इमोशनली कोल्डर होता गया। ये सच में मास्टर गो काइजी की ऑथेंटिक रचना है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये पेंटिंग हज़ारों साल पुरानी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा मास्टरपीस देखने का मौका मिलेगा। मास्टर गो काइजी की पेंटिंग्स अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, शालिनी खुद से बुदबुदाई, जबकि मैनेजर डोंग को सुसाइड करने का मन हो रहा था। चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, शरीर लड़खड़ा रहा था। यंग मास्टर नवीन की आंखें भी चमकी, थोड़ा ग्लूमी भाव था। सर, क्या तुम पहले से जानते थे कि ये पेंटिंग विद इन अ पेंटिंग है? शालिनी की नज़रें अचानक अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन बस मुस्कुराया और सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि शालिनी को देखकर बोला, मिस शालिनी, इस पेंटिंग के बारे में तुम्हारा क्या फील है? पिछली वाली से तुलना में तुम्हें लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? क्या तुम जानते हो कि इस पेंटिंग की वैल्यू कितनी है? शालिनी ने अर्जुन को देखकर अनायास कहा। ये उस 100वें मास्टर वेंटोन की पेंटिंग से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होनी चाहिए। अर्जुन को इन एंटीक कैलीग्राफीज और पेंटिंग्स की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अपनी पर्सपेक्टिव आई से वह देख सकता था कि इस पेंटिंग से निकलने वाला एटमॉस्फेयर और ऑरा काफ़ी इंटेंस था। ऑब्वियसली वैल्यू कम नहीं थी। ये ईस्टर्न जिन एरा के मास्टर पेंटर गो काइजी की ऑथेंटिक पीस है और इस समय इसमें 1700 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा मास्टर गो काइजी की ऑथेंटिक वर्क्स अब बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दुनिया में रेयर आइटम हैं। अगर ये पेंटिंग ऑक्शन में गई तो कम से कम 10 करोड़ तो मिलेंगे ही, और शायद 10 अरब से भी ज़्यादा। शालिनी ने सीरियस स्वर में कहा। वाह, इतनी वैल्यूएबल! अर्जुन भी स्टार्टल्ड रह गया। अरे वाह, ये पेंटिंग 10 अरब से ज़्यादा की है, कमाल है। शालिनी की बात सुनकर शॉपकीपर डोंग के गले में नमकीन स्वाद आ गया और वह लगभग मुंह से खून थूकने वाला था। 10 अरब से ज़्यादा की ऑथेंटिक पीस उन्होंने 3 लाख में बेच दी, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा आयरनी था। उन्हें दीवार से सिर पटकने का मन हो रहा था। ये इतना बड़ा थप्पड़ था। यंग मास्टर नवीन भी सिवियरली शॉक्ड था। 10 अरब से ज़्यादा की पेंटिंग सच में डरावनी थी।
सर, मैं ये पेंटिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुमने इसे डिस्कवर किया है, ये तुम्हारी होनी चाहिए, शालिनी ने जल्दी से अर्जुन से कहा। चूंकि तुमने इस पेंटिंग के लिए पेमेंट किया है मिस शालिनी, तो नेचुरली ये तुम्हारी है। तुम इसे मुझे कैसे दे सकती हो? चिंता मत करो, मुझे कैलीग्राफी और पेंटिंग्स पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। आराम से ले लो, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अपनी तांबे की मूर्ति उठाए और बाहर चला गया। जैसे ही वह ट्रेजर ट्रोव पैविलियन से बाहर निकला, पीछे से शालिनी की आवाज़ आई। सर, रुको, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। शालिनी ऊंची एड़ी की जूतों में चलती हुई बाहर आए और पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन ने चार्मिंग मुस्कान के साथ जवाब दिया। मिलकर अच्छा लगा, मैं शालिनी हूँ, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। शालिनी ग्रिन के साथ बोली और एक कार्ड थमाया जिसमें लिखा था, मुंबई सिटी टीवी होस्टेस शालिनी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिजनेस कार्ड नहीं है, तो गुड बाय ब्यूटीफुल। अर्जुन ने हाथ हिलाया और चला गया। अर्जुन की जाते हुए आकृति को देखकर शालिनी के होठों पर एन्चांटिंग मुस्कान आई। ट्रेजर ट्रोव पैविलियन से निकलकर एंटीक स्ट्रीट पर घूमने के बाद अर्जुन को और कोई चीज़ रुचिकर नहीं मिली और वह निकलने का फैसला कर लिया। रुक जाओ, तभी एक तीखी पुकार गूंजी और कई आकृतियां उसकी तरफ तेजी से आईं। उनमें से एक को वह पहचान गया, वो वेंडर था जिससे उसने टोकन खरीदा था। सर, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया, वेंडर ने अर्जुन से कहा, उत्साहित और ओवरजॉयड लग रहा था। कोई समस्या है? अर्जुन ने वेंडर को देखकर पूछा। सर, माफ़ करना, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वो टोकन नहीं बेचना चाहता जो तुमने अभी खरीदा है। मैं तुम्हें 100 रुपये लौटा देता हूँ, कृपया टोकन मुझे वापस दे दो, वेंडर ने अर्जुन से विनती की। अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पेमेंट कर दिया है, इसलिए टोकन मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करना चाहता। वेंडर का चेहरा बदल गया और उसके बगल वाले युवक ने नज़र गड़ाकर कहा, सर, मुझे उस टोकन में इंटरेस्ट है, मैं 10,000 ऑफर करता हूँ, कैसा रहेगा? अर्जुन ने युवक को हल्की नज़र से देखा और बोला, माफ़ करना, लेकिन मैं पैसे की कमी नहीं झेल रहा हूँ। तुम कितना भी ऑफर करो, मैं टोकन नहीं बेच रहा। सर, तुम बेहतर सोच लो, वरना। युवक की आंखों में ठंडी चमक उभरी, वह अर्जुन को घूर रहा था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ, अर्जुन मुस्कुराते हुए चला गया। युवक का चेहरा काला पड़ गया, वह एक्शन लेने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो गहरे चेहरे वाला आदमी था जिसने अर्जुन को देखा और आंखों में अजीब चमक उभरी। और अर्जुन ने काला टोकन निकालकर एक बार फिर देखा। लगता है ये टोकन सच में साधारण चीज नहीं है, अर्जुन खुद से बुदबुदाया और एंटीक स्ट्रीट से निकल गया। तांबे की मूर्ति को कार में रखकर अर्जुन ने अपनी एस्टन मार्टिन तेजी से दौड़ा दी। हालांकि रास्ते में आधे रास्ते पर उसने रियरव्यू मिरर पर नजर गड़ाई, होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। अचानक उसने गैस पैडल दबा दिया और स्टीयरिंग व्हील तेजी से घुमाया, किसी खास सड़क पर दौड़ पड़ा। एस्टन मार्टिन के पीछे एक काली मर्सिडीज फॉलो कर रही थी। अंदर वो समूह था जो पहले काले टोकन को खरीदना चाहता था। युवक ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में स्टर्न चेहरे वाला मध्यवर्ती आदमी बैठा था। सर, लगता है उसने हमें नोटिस कर लिया है, युवक ने एस्टन मार्टिन को अचानक दिशा बदलते देखकर कहा। उसका चेहरा बदल गया और वह जल्दी से बोला, हम उसे किसी भी हाल में नहीं खो सकते, वरना तुम परिणाम जानते हो, मध्यवर्ती आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। युवक का चेहरा बदल गया, आंखों में डर की झलक उभरी। उसने तेजी से गैस पैडल दबा दिया, मर्सिडीज की टॉप स्पीड निकालते हुए पागलों की तरह एस्टन मार्टिन का पीछा किया। दोनों वाहन हाई स्पीड चेस में लग गए। अर्जुन शहर के केंद्र से दूर निकल गया, एक सुनसान नदी किनारे पहुंच गया। फिर उसने कार रोक दी। बाहर निकलकर अर्जुन कार के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और एक अननोन ब्रांड की सिगरेट निकालकर सुलगा ली। उसने प्लेजर भरे चेहरे से धुएं का एक हल्का सा ट्रेल छोड़ा। उसी समय काली मर्सिडीज पहुंच गई। 5 आकृतियां तेजी से बाहर निकली, सोलम मध्यवर्ती आदमी और युवक, साथ में 3 टाइट आउटफिट्स पहने आदमी जिनके टेम्पल्स प्रोमिनेंट थे, आंखें कीनली चमक रही थीं। साफ था कि वे सभी अनडाउटेडली एक्सपर्ट्स थे। बात करते हैं, तुम लोग कौन हो और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने ब्लैंडली पूछा, धुएं का एक पफ छोड़ते हुए और सिगरेट उंगलियों के बीच दबाते हुए। मध्यवर्ती आदमी ने अर्जुन पर नजर घुमाए और बोला, युवक, हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हमें सिर्फ तुम्हारे हाथ में वो टोकन चाहिए, बस हमें दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। कैसा रहेगा? तो ये टोकन के लिए ही तुम आए हो, अर्जुन ने कहा और अपने पास से काला टोकन निकाल लिया। काले टोकन को देखते ही मध्यवर्ती आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं, चेहरा टेंस्ड हो गया, सांस थोड़ी रैगद हो गई। युवक, क्या कहते हो? मुझे बस वो टोकन चाहिए, मध्यवर्ती आदमी ने ग्रेव स्वर में कहा। नजरें अर्जुन के हाथ में काले टोकन पर टिकी हुई थीं। लगता है ये टोकन साधारण मामला नहीं है, अब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये टोकन आखिर है क्या? अर्जुन ने क्यूरियोसिटी भरे चेहरे से पूछा। बच्चे, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है।
बस अच्छे से टोकन दे दो, वरना हम इतने पोलाइट नहीं रहेंगे, युवक ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन को घूरते हुए। ओह, और तुम कितने इम्पोलाइट हो गए? अर्जुन ने विकट मुस्कान के साथ पूछा। टोकन के लिए मार डालो, युवक ने धीरे धीरे घोषणा की। उसके आसपास ठंडा मर्डरस ऑरा उभर आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, तुम लोग जा सकते हो। मैं अभी भी इस टोकन के साथ मस्ती करने वाला हूं, अर्जुन ने टोकन रखते हुए कहा। तुरंत मध्यवर्ती आदमी का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी काली पुतलियों में चिलिंग ग्लिंट चमकी और वह बोला, युवक, ये तुम्हारा चुना हुआ फैसला है। मार डालो, मार डालो। शब्द निकलते ही युवक सबसे पहले अर्जुन पर झपटा। स्पीड अविश्वसनीय थी। पलक झपकते ही वह कई मीटर की दूरी पार कर गया और अर्जुन की गर्दन पर फेस कराटे चॉप करने को बढ़ा। हमला स्विफ्ट था और एनर्जी हवा में सीटी बजा रही थी। अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिगरेट फेंकी, स्टांस बदला, शरीर घुमाया और आसानी से विशिष्ट स्ट्राइक से बच गया। अर्जुन को एफर्टलेसली अपना हमला डॉज करते देख युवक की आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। उसने प्रॉम्प्टली शिफ्ट किया और दाहिना पैर बिजली की तरह स्वीप किया। पैर में फियर्स पावर थी जो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। धड़ाक, मजबूत फोर्स वाला पैर अचानक अर्जुन के एक हाथ से रोक लिया गया। युवक का चेहरा फिर बदल गया और दूर से देख रहे मध्यवर्ती आदमी का भी चेहरा काला पड़ गया। लगातार 2 बार थ्वॉटेड होने पर युवक को ह्यूमिलिएशन महसूस हुई और वह गुस्से से चिल्लाया, हवा में छलांग लगाई और दूसरा पैर फियर्सली अर्जुन के सिर की तरफ स्वीप किया। इस किक के साथ तेज हवा की सनसनाहट हुई। युवक का पैर हवा से वायलेंट फ्रिक्शन कर रहा था, जो किक की फॉर्मिडेबल पावर को दर्शाता था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका बायां हाथ अचानक बाहर निकला और कहीं से आने वाली किक से टकराया। ड्रम की तरह डल और रेजोनेंट आवाज हुई। युवक के होंठों पर कोल्ड स्मर्क आए और अचानक डार्क एनर्जी का बर्स्ट उभरा। साथ में ओवरवेलमिंग फोर्स अर्जुन के हाथ की तरफ बढ़ी, इतनी पावरफुल कि हाथ को उड़ा सकती थी। लेकिन अगले ही सेकंड युवक का स्मर्क जम गया। डार्क एनर्जी के इस असॉल्ट का सामना करते हुए अर्जुन का चेहरा काम रहा, कोई डिस्ट्रेस नहीं दिखा। युवक का चेहरा काला पड़ गया, आंखों में गुस्सा चमका और पैर से डार्क एनर्जी का दूसरा सर्ज निकला, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब मेरी बारी, 3 हल्के शब्दों ने दूर खड़े मध्यवर्ती आदमी का चेहरा बदल दिया। सावधान, धड़ाम। लेकिन मध्यवर्ती आदमी की चेतावनी के लिए देर हो चुकी थी। युवक को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला कि अर्जुन का घूंसा अचानक उसके सीने में गरजा। टेरिफाइंग फोर्स डार्क एनर्जी के साथ मिलकर एक्सप्लोड हुई। उसी जगह युवक का शरीर कांप गया, गले में नमकीन स्वाद आया और वह खून थूकने लगा। वह टूटे पतंग की तरह पीछे उड़ गया, जोर से जमीन पर गिरा और उसका सीना धंस गया। युवक अर्जुन के एक घूंसे से सिवियरली इंजर्ड हो गया। मध्यवर्ती आदमी और बाकी तीनों के चेहरे बदल गए, काफी सोलम लग रहे थे। अर्जुन ने हाथ झाड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी कमजोर है। एक भूसे में ही गिर गए। मध्यवर्ती आदमी ने ग्लूमी नजर अर्जुन पर डाली, फिर युवक के पास गया और पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? मालिक, मैं। युवक का शरीर कांप रहा था, लगातार खून थूक रहा था, साफ था कि सिवियरली इंजर्ड था। चिंता मत करो, वह इतनी जल्दी नहीं मरेगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, अर्जुन ने उदासीन स्वर में कहा। इसे गिरा दो। मध्यवर्ती आदमी का चेहरा सिंक हो गया और उसने ठंडा आदेश दिया। फूं फूं फूं। 3 कान फाड़ने वाली वुशिंग आवाजें उठीं। टाइट आउटफिट्स पहने तीनों आदमियों की आंखों से कोल्ड ग्लीम्स निकली और वे धनुष से छूटे तीर की तरह अर्जुन की तरफ उड़े। स्पीड एक्सट्रीम थी। पलक झपकते ही तीनों अर्जुन के सामने आ गए, टेरिफाइंग ऑरा निकालते हुए। उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स शुरू किए, पाम, फिस्ट और किक, अर्जुन के अपर, मिडिल और लोअर सेक्शंस को टारगेट करते हुए। टीम वर्क इम्पेकेबल थी। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं, हाथ बिजली की तरह फ्लैश करके 2 आदमियों के स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर दिए, फिर दाहिना पैर स्वीप करके तीसरे आदमी के पैर से फियर्स टकराव किया। कई थर्डिंग आवाजों के बाद तीनों आदमी और अर्जुन सभी कई कदम पीछे हट गए। बुरा नहीं, तुम में कुछ ताकत है, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। मार डालो। तीनों आदमी एक साथ चिल्लाए, आंखों में शार्प मर्डरस इंटेंट चमका और टैंजिबल किलिंग ऑरा उनसे फूट पड़ा। उनका मोमेंटम पल भर में बढ़ गया और वे फिर अर्जुन पर हमला करने लगे, इस बार और भी विगरसली। स्ट्राइक्स में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट था। वे अर्जुन के चारों तरफ ट्रायंगल बनाकर ऑफेंसिव दबा रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अर्जुन के हाथ लगातार घूम रहे थे, तीनों से फियर्स टकराव कर रहे थे। चारों तरफ एनर्जी बर्स्ट हो रही थी, सीसलेस बैराज ऑफ मफल्ड इम्पैक्ट्स हो रही थी। डार्क एनर्जी डिस्ट्रक्शन। अचानक तीनों ने मिलकर एक पाम अर्जुन पर मारा, जिसमें टेरिफाइंग डार्क एनर्जी भरी हुई थी। यूनिसन में बर्स्ट हुई और वॉइड में एक्सप्लोजन की आवाज गूंजी। टेरिफाइंग एयरवेव्स फैल गईं, अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए। उसका दाहिना घूंसा, मांसपेशियां बल्जिंग, 1000 जून की ताकत के साथ आगे बढ़ा। फियरसम पावर फ्लड वाटर्स ब्रीचिंग अ दम की तरह बर्स्ट हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। थंडरस एक्सप्लोजन्स गूंजी जैसे अर्जुन का घूंसा तीनों अटैकर्स के पाम से टकराया।
डार्क एनर्जी के बर्स्ट्स उभरे लेकिन अर्जुन की सर्जिंग पावर से पूरी तरह कुचल दिए गए। टाइड लाइक फोर्स तीनों की तरफ स्वीप हुई। फूं फूं फूं, तुरंत तीनों खून थूकने लगे, शरीर सिवियरली डैमेज होकर पीछे उड़ गए। मध्यवर्ती आदमी के पैरों में गिर पड़े, चेहरे मौत की तरह पीले थे। ये दृश्य देखकर मध्यवर्ती आदमी का चेहरा बार बार बदल गया। तुम्हारी ताकत इतनी फॉर्मिडेबल है, तुम असल में कौन हो? मध्यवर्ती आदमी ने मुट्ठियां कसी, शरीर से टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हुई और अदृश्य फील्ड उसके आसपास एक्सपैंड हो गया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अब मूव करने वाले हो या नहीं? अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने ताकतवर हो। मध्यवर्ती आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और आगे बढ़ा। उसका शरीर बुलेट की तरह उड़ा, पाम ब्लेड में बदल गया और विशेषली अर्जुन पर क्लीव किया। पाम विंड शार्प था, एनर्जी सर्च कर रही थी। ये स्ट्राइक पिछले तीनों आदमियों के अटैक से भी ज्यादा स्विफ्ट और फियर्स थी। कटिंग पाम विंड ब्लो से पहले ही अर्जुन के गालों तक पहुंच गया, त्वचा को पेनफुली स्क्रैप कर रहा था। आदमी के स्ट्राइक का सामना करते हुए अर्जुन ने डॉज नहीं किया, बल्कि खुद पाम स्ट्राइक छोड़ दी। दोनों की पाम स्ट्राइक्स का टकराव धातु के टकराने जैसी आवाज हुई। मध्यवर्ती आदमी की आंखें डार्कन्ड हो गईं और उसने कम आवाज में कहा, एक्सप्लोड। पाम स्ट्राइक से टेरिफाइंग सर्ज ऑफ डार्क एनर्जी एक्सप्लोड हुई, पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ अर्जुन की तरफ बिलोड। इस स्ट्राइक में मध्यवर्ती आदमी ने अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा दी। टावरिंग किलिंग इंटेंट उसके अस्तित्व से निकल रही थी, आंखों में मर्डरस इंटेंट भरा हुआ था। डार्क एनर्जी का पीक, ग्रेट परफेक्शन रियल्म से सिर्फ एक कदम दूर, बुरा नहीं। तभी अर्जुन ने अचानक कहा, जिससे मध्यवर्ती आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया, पुतलियां शौक से सिकुड़ गईं। धड़ाम, अगले सेकंड अर्जुन की पाम स्ट्राइक से फियर्स और डोमिनियरिंग पावर उभरी। पल भर में उसने मध्यवर्ती आदमी की डिस्ट्रक्टिव डार्क एनर्जी को पूरी तरह तोड़ दिया, जबकि डार्क एनर्जी का सर्ज आदमी के हाथ में पेनिट्रेट हो गया। फूं, मध्यवर्ती आदमी तुरंत खून थूकने लगा। अनवेडिंग डार्क एनर्जी ने उसे सिवियर डैमेज पहुंचाया। उसकी स्ट्रेंथ कोई मुकाबला नहीं कर सकी और वह पीछे लड़खड़ाता चला गया, कदम दर कदम हटता गया, चेहरा मौत की तरह पीला, दाहिना हाथ वायलेंटली कांप रहा था, उंगलियों से खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। तुम डार्क एनर्जी मास्टर नहीं हो। मध्यवर्ती आदमी ने अर्जुन को अगली एक्सप्रेशन के साथ देखा, आंखों में डर की झलक थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डार्क एनर्जी मास्टर हूं, अर्जुन ग्रिन के साथ बोला, होठों पर मुस्कान थी। इतनी यंग उम्र में इतनी स्ट्रांग, तुम असल में कौन हो? मध्यवर्ती आदमी ने स्टर्नली पूछा, नजर अर्जुन पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेविटी के साथ टिकी हुई थी। मैं कौन हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है ना? क्या हम जारी रख रहे हैं या नहीं? अगर हो गया तो मैं जा रहा हूं, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। हालांकि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो टोकन साथ रखना तुम्हारे लिए सिर्फ फेटल ट्रबल लाएगा, आखिरकार तुम्हारी जान ले लेगा, मध्यवर्ती आदमी ने ग्रेव स्वर में कहा। चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास 9 जाने हैं, मैं मर नहीं सकता। अर्जुन ने ग्रिन फ्लैश किया, कार में बैठ गया, एस्टन मार्टिन घुमाए और वहां से चला गया। मध्यवर्ती आदमी का गला फिर उछला और वह ताज़ा खून थूकने लगा, शरीर लड़खड़ाया, चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। कार चलाते हुए अर्जुन हैतान गार्डन लौट आया, तांबे की मूर्ति को अपने कमरे में ले गया। अर्जुन की नजरें आधा मीटर ऊंची तांबे की मूर्ति पर टिकी हुई थीं। एक फियर्स भूसे के साथ वो जोर से टूट गई और अंदर से सुनहरी रोशनी चमक उठी। तांबे की मूर्ति के अंदर असल में एक गोल मोती था जो गोल्डन ग्लो निकाल रहा था। ये क्या है? मोती को देखते हुए अर्जुन ने उसे हथेली में पकड़ लिया और रिच बुद्धा डाव और उस पर झपटा, सेक्रेड ब्रेथ लिए हुए। बौद्ध रिलिक। हाथ में मोती को देखकर अर्जुन का चेहरा बदल गया, आंखों में शौक की झलक उभरी। मोती से स्ट्रॉन्ग बुद्धा डाव और निकल रहा था और सच में लेजेंडरी बुद्धिस्ट रेलिक जैसा लग रहा था। हालांकि अर्जुन ने पहले कभी शारीरा नहीं देखा था और नहीं जानता था कि इस दुनिया में वे एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। उसने पेनिट्रेटिव विजन से मूर्ति को स्कैन करते समय अंदर ये मोती डिस्कवर कर लिया था, इसलिए उसे खरीदने का फैसला किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोती में इतना पावरफुल बुद्धा डाव ऑरा होगा। मोती को पकड़ते हुए अर्जुन को पूरा अस्तित्व शांत लग रहा था। सारी चिंताएं और डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स मिट गए। भले ही ये बुद्धिस्ट रेलिक ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली एक ट्रेजर था। एंटीक स्ट्रीट की इस यात्रा में हालांकि उसे कल्टिवेशन के लिए स्पिरिट स्टोन नहीं मिला, लेकिन काला टोकन और ये मोती दोनों मिल गए, जो दोनों ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। पहले ने कई डार्क एनर्जी मास्टर्स का पीछा करवाया था। इसके अलावा उनके शब्दों से अर्जुन अंदाजा लगा सकता था कि काले टोकन में बड़ा राज छिपा है। जहां तक मोती का सवाल है, वो और भी इनक्रेडिबल था। हालांकि अर्जुन अभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये बुद्धिस्ट रेलिक है या नहीं। फिर भी अगर नहीं भी है तो ये निश्चित रूप से बुद्ध सेक्ट का ट्रेजर्ड आइटम है। किसी भी हाल में गेन्स काफ़ी थे। अर्जुन को काले टोकन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, या शायद उस समूह में ज़्यादा इंटरेस्ट था जो टोकन छीनना चाहता था। इसी समय मुंबई में एक मिस्टीरियस मैनर में वो आदमी जो पहले अर्जुन से टोकन छीनने की कोशिश कर चुका था, मैनर के एक कमरे में प्रकट हुआ, पीला चेहरा लिए घुटनों के बल बैठ गया।
उसके सामने सफ़ेद रोब पहने, स्क्वायर फेस वाला, सोमर काउंटेनेंस वाला एक आदमी बैठा था। भौहों से अथॉरिटी झलक रही थी। इस समय उसकी आंखों में हल्की ठंडी चमक थी, जो मध्यवर्ती आदमी पर टिकी हुई थी। जो तुम कह रहे हो वो सच है। वो टोकन सच में असुर ऑर्डर है। सफ़ेद रोब वाला आदमी गहरी आवाज में बोला। इस अधीनस्थ को यकीन नहीं है, मध्यवर्ती आदमी ने कहा। हालांकि मेरे एक डिसाइपल ने टोकन देखा है और कहता है कि उस पर बने पैटर्न असुर ऑर्डर से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए 70% प्रोबेबिलिटी है। चाहे जो हो, जब तक थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है, हमें इसे असर्टन करना चाहिए। हम असुर ऑर्डर को लंबे समय से ढूंढ रहे हैं और अब ट्रेस मिल गई है, हम इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। दूसरे पक्ष की पहचान तुरंत पता करो। मध्यवर्ती आदमी ने सफ़ेद रोब वाले आदमी को देखा और बोला, मास्टर, हमारे अलावा साधारण लोगों को असुर ऑर्डर को पहचानना नहीं चाहिए। फिर भी उस युवक ने इसे खरीद लिया। इसके अलावा ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है। मैं उसके एक मूव से मुकाबला नहीं कर सका। उसकी स्ट्रेंथ कम से कम ग्रेट परफेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी लेवल की है और शायद ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी स्टेज में भी घुस चुका हो। उसकी उम्र में ऐसी स्ट्रेंथ, उसका बैकग्राउंड जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। क्या तुम कह रहे हो कि वो असुर ऑर्डर को पहचानता है और शायद उन लोगों से जुड़ा हुआ है? सफ़ेद रोब वाले आदमी का चेहरा बदल गया, आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अभी यकीन नहीं है, हालांकि हम आज तक छिपे हुए रहे हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम किसी भी गलती का जोखिम नहीं उठा सकते, वरना अगर उन लोगों को पता चल गया तो हमारे लिए ट्रेमेंडस ब्लो होगा, मध्यवर्ती आदमी ने ग्रेवली कहा। सफ़ेद रोब वाले आदमी की आंखों में शार्प ग्लीम चमकी और वह बोला, बहुत अच्छा, मैं ये मामला तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। पहले गुप्त रूप से इस युवक की बैकग्राउंड की जांच करो, देखो कि उसका उन लोगों से कोई कनेक्शन है या नहीं, फिर आगे की प्लान्स बना सकते हैं। जी मास्टर, मध्यवर्ती आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। मोती और काले टोकन को रखने के बाद अर्जुन कंपनी लौट आया। लेकिन जैसे ही वह कंपनी में घुसा, उसे एक आकृति दिखाई दी, आरिफ का बेटा अंकुश, जिसे उसने पहले अस्पताल भेज दिया था और जो आज ही वापस आया था। अर्जुन को देखते ही अंकुश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, आंखों में सिनिस्टर लुक चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में स्नॉट किया और अंदर चला गया। यंग मास्टर अंकुश, तुम काफी जल्दी रिकवर हो गए। लगता है पिछली बार मैं थोड़ा जेंटल था, अर्जुन ने बाजू पर बाहें बांधकर प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा। अंकुश का शरीर वायलेंटली कांप गया, हाथ इतने जोर से मुट्ठियां भींचे कि करक शब्द निकला। होंठ काटते हुए उसने ये ग्रीवेंस निगल ली और अर्जुन की नज़रों से तेजी से गायब हो गया। जल्द ही अंकुश शनाया के ऑफिस में पहुंचा। मैनेजर अंकुश, तुम ठीक तो हो? शनाया ने अंकुश को देखकर पूछा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट शनाया, मैं ठीक हूँ। अंकुश ने सिर हिलाया और फिर जोड़ा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ। क्या बात है? शनाया ने अंकुश को क्यूरियसली देखा। एम कंट्री के फॉर्चून ग्रुप के प्रेसिडेंट लियोन जल्द ही मुंबई आने वाले हैं। मैंने एम कंट्री में उनके साथ कई बार मुलाकात की थी और डिनर भी किया था। इस बार मैंने विशेष रूप से उन्हें मुंबई आमंत्रित किया है, अंकुश ने शांत स्वर में कहा। फॉर्चून ग्रुप? क्या तुम उस ग्रुप की बात कर रहे हो जो एम कंट्री की अर्थव्यवस्था का 1/3 नियंत्रित करता है और दुनिया के टॉप 10 में शामिल है? शनाया ने शॉक्ड होकर पूछा। अंकुश के होंठों पर मुस्कान आई, उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ वही फॉर्चून ग्रुप। मैंने सुना कि लियोन चीन आ रहे हैं तो मैंने विशेष रूप से उनसे संपर्क किया। वे कल मुंबई पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट शनाया मेरे साथ लियोन के साथ भोजन करें। अगर हम फॉर्चून ग्रुप के साथ अच्छा रिश्ता बना सकें या पार्टनरशिप भी कर सकें, तो मुझे यकीन है कि तुम माल्होत्रा कॉर्पोरेशन पर इसके इन्फ्लुएंस और बेनिफिट से अच्छी तरह वाकिफ हो। शनाया की आंखें चमकी और वह बोली, अच्छा, अगर इस बार हम फॉर्चून ग्रुप से कनेक्शन स्थापित कर सके तो मैनेजर अंकुश, तुम माल्होत्रा कॉर्पोरेशन के मेरिटोरियस ऑफिशियल बन जाओगे। ये सब आपकी एक्सीलेंट मेंटरिंग की वजह से है प्रेसिडेंट। मैं और मेहनत करूंगा और माल्होत्रा कॉर्पोरेशन को मजबूत बनाने में मदद करूंगा, अंकुश ने दृढ़ता से कहा। नजरें गहराई से शनाया पर टिकी हुई थीं, उनमें अनयूजुअल इंटरेस्ट की झलक थी। शनाया के ऑफिस से निकलते हुए अंकुश ने ठंडे मन से सोचा, बच्चे, शनाया डेफिनेटली मेरी महिला बनेगी। बेशक, अर्जुन को अंकुश के विचारों की कोई खबर नहीं थी। उस समय वह सेल्स डिपार्टमेंट में गेम खेल रहा था और तान्या को टीज कर रहा था। जब से दोनों को पता चला कि वे बचपन के खेल के साथी थे, उनका रिश्ता अचानक काफी करीब हो गया था। इसके अलावा वह कभी कभी स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल हॉन्ग मेई को भी टीज कर लेता था। जिंदगी सच में बहुत रिलैक्सिंग थी। दोपहर इसी तरह गुजर गई। अर्जुन शायद काम पर पंक्चुअली क्लॉक इन नहीं करता था, लेकिन क्लॉक आउट करने में वह बहुत पंक्चुअल था। जैसे ही वह सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकला, उसे नंदिनी आती हुई दिखाई दी। कल के लिए थोड़ा ड्रेस अप कर लेना, नंदिनी आगे आकर अर्जुन से बोली। क्यों? अर्जुन चौंक गया। नंदिनी का चेहरा स्टर्न हो गया। कल सुबह 9 बजे मुझे उस मैचमेकिंग डेट से मिलना है। बेशक, तुम मेरे बॉयफ्रेंड का प्रिटेंड करोगे। ओह, वो बात, समझ गया, अर्जुन ने होंठ सिकोड़कर कहा। मुझे वो इंडिफरेंट लुक मत दिखाओ।
अगर तुम कल ये काम ठीक से नहीं संभाले तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नंदिनी ने अर्जुन को घूरा और मुड़कर चली गई। मुझे तो खुशी होगी अगर तुम बेड पर मेरे साथ डील करो, अर्जुन ने थोड़ी सहलाते हुए डेविलिशली स्मर्क किया। अर्जुन भैया, तुम क्या बोल रहे हो? तान्या की आवाज़ अचानक गूंजी, उसकी बड़ी आंखें क्यूरियसली उसे देख रही थीं। ओह, कुछ खास नहीं। वैसे तान्या, तुम निखिल भैया की समस्या कैसे सॉल्व करने वाली हो? क्यों ना मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं और डाउनटाउन में घर खरीदने में मदद कर दूं ताकि जियांग परिवार की मांग पूरी हो जाए, अर्जुन ने तान्या को देखकर कहा। तान्या ने तेजी से सिर हिलाया, नहीं भैया, हम तुम्हारे पैसे कैसे ले सकते हैं? इसके अलावा अगर हम सच में आंटी जियांग की मांग मान भी ले तो भी कम से कम कुछ मिलियन लगेंगे। हम तुमसे वो पैसे नहीं ले सकते। अंकल और आंटी ने पहले मेरी और मेरी माँ की इतनी अच्छी देखभाल की थी। ये मदद कुछ भी नहीं है। सच में अर्जुन भैया, ज़रूरत नहीं है। हमने सोच लिया है। कल मैं भैया के साथ जियांग परिवार जाऊंगी और इस मुद्दे पर डिस्कस करूंगी, देखूंगी कि कोई और तरीका है या नहीं। अर्जुन ने तान्या को देखा, उसकी आंखें थोड़ी हिली और बोला, ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। उसके बाद अर्जुन और तान्या साथ कंपनी से निकले। अर्जुन तान्या को स्कूल छोड़ने वाला था लेकिन उसने मना कर दिया और अकेले चली गई। अचानक टायरों के एस्फाल्ट पर रगड़ने की तीखी आवाज़ गूंजी। एक ग्रांजा भरी मासेराती सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और ब्लैक हाई हील्स में जड़े जेड जैसे पैर बाहर निकले, उसके बाद ब्लैक स्टॉकिंग्स में लिपटी लंबी टांगें। उर्मिला बाहर निकली, टाइट फिटिंग ब्लैक ड्रेस पहने जो उसके कर्व्स को हग कर रही थी। ऐसी सुंदर महिला जैसे उर्मिला को अपने सामने देखकर अर्जुन की आंखें निर्लजता से उसकी सेडक्टिव फिगर पर घूमने लगीं, मुंह से अप्रूविंग नॉइजेस निकालते हुए। अर्जुन की ब्लेटेंट गेज का सामना करते हुए उर्मिला में कोई शर्म या नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि उसने अपनी चश्मा उतारी और पर्पल शेड वाली एप्रिकॉट आई से अर्जुन को फ्लर्टी ब्लिंक किया, सोल स्टीलिंग मूव जो दिलों को धड़का देने वाला था। गॉर्जियस, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? अर्जुन ने स्मर्क करते हुए सिर टेढ़ा किया। यंग मास्टर अर्जुन, मैं अभी भी तुम्हें एक मीलो करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे पास समय है या नहीं कि मैं उसे पूरा कर सकूं। उर्मिला ने सडक्टिव स्वर में कहा, नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थीं, लाल होंठ हल्के खुले हुए थे। अर्जुन उर्मिला के पास गया और पास खड़ा हो गया, उससे निकलती सटल फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए बोला, जैसी सुंदरता मुझे आमंत्रित कर रही है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? वरना मैं ज़्यादा मर्द नहीं कहलाऊंगा, है ना? तो मेरे साथ आओ यंग मास्टर अर्जुन, उर्मिला ने सॉफ्टली कहा और मासेराती में वापस बैठ गई। अर्जुन अपनी कार लेकर उर्मिला की मासेराती का पीछा करते हुए मालहोत्रा कॉर्पोरेशन से निकल गया। उसी समय एक काली ऑडी A8 धीरे धीरे गुजरी। कार के अंदर शनाया और उसका बॉडीगार्ड ड्राइवर वांग जून बैठे थे। उन्होंने ठीक उसी समय एस्टन मार्टिन को मासेराती का पीछा करते देख लिया। एस्टन मार्टिन को नोटिस करते ही शनाया का एक्सप्रेशन थोड़ा शिफ्ट हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो कार अर्जुन की है। जब उसने पहली बार ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स का देखा था तो वह हैरान रह गई थी। बाद में जब अर्जुन ने बताया कि वह इसे रेस में जीता है तो उसने और कोई सवाल नहीं किया। मिस, वो कार लगती है तुम्हारे फियांसे की है, लेकिन वो मासेराती। वांग जून ने अर्जुन की एस्टन मार्टिन को पहचान लिया लेकिन मासेराती देखकर पजल महसूस कर रहा था। शनाया ने मासेराती पर फ्लीटिंग ग्लांस डाली और उदासीन स्वर में बोली, चलो। अर्जुन ने एस्टन मार्टिन चलाते हुए उर्मिला का सीधा पीछा करते हुए अग्रवाल क्लब पहुंच गया। कृपया यंग मास्टर अर्जुन, उर्मिला कार से बाहर निकली, आंखें चमकती हुई अर्जुन को देख रही थी, होठों पर सेक्सी मुस्कान खेल रही थी। अर्जुन हाथ जेब में डाले लेजली उर्मिला के पीछे अग्रवाल क्लब में घुस गया और देखा कि दोनों तरफ लाल हाईस्लिट चीनी साड़ी वाली लड़कियों की कतार खड़ी है। वे सब काफ़ी सुंदर थीं। यंग मास्टर अर्जुन, कृपया, सुंदरियों की टोली ने यूनिसन में पुकारा। अर्जुन को हल्का सा झुककर अभिवादन किया, जैसे प्राचीन दरबार की नौकरानियां। उर्मिला अर्जुन को सीधे अंदर ले गई, उसे एक नज़र देकर पूछा, कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल बुरा नहीं, उनकी स्किन बहुत वाइट है, अर्जुन ने तारीफ की। अगर यंग मास्टर अर्जुन को पसंद हैं तो मैं आज रात उन्हें सब तुम्हारे साथ अकंपनी करने को कह सकती हूँ। क्या कहते हो? ये ठीक नहीं होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उर्मिला के पीछे एलिवेटर में घुस गया और अग्रवाल क्लब के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। एलिवेटर के दरवाजे खुलते ही दो हैंडसम सूटधारी आदमियों ने झुककर अभिवादन किया। लाल कारपेट वाली कॉरिडोर से गुजरते हुए अर्जुन और उर्मिला एक लैविशली डेकोरेटेड कमरे में घुसे, जिसमें क्रिस्टल चैंडेलियर, फाइन शीपस्किन कारपेट, विभिन्न वैल्यूएबल वॉल पेंटिंग्स और प्राइसलेस एंटीक्स थे। अर्जुन की डिसर्निंग आई से भी साफ था कि कमरे की हर चीज़ कम से कम 1 अरब की है। वाह, अमीरी की तो बात ही अलग है। कमरे में 2 मीटर लंबी सफ़ेद मार्बल टेबल थी, बीच में सफ़ेद मोमबत्तियां और दोनों तरफ कुर्सियां रखी हुई थीं, थोड़ा रोमांटिक लग रहा था। बैठो यंग मास्टर अर्जुन, जो भी खाना चाहो, हमारे क्लब में चाइनीज और वेस्टर्न दोनों क्यूजीन उपलब्ध है, उर्मिला बैठकर अर्जुन से बोली।
अर्जुन आगे बढ़ा, टेबल के दूसरे छोर वाली कुर्सी उठाकर उर्मिला के पास लाया और बैठ गया, बोला, इस तरह इतनी दूर बैठकर खाना ऑकवर्ड लगता है, पास बैठना बेहतर है। उर्मिला ने कोकेटिश मुस्कान दी, हाथ हिलाया और एक चीनी साड़ी वाली महिला मेन्यू लेकर आ गई। चूंकि तुम ट्रीट कर रही हो तो क्यों ना तुम ऑर्डर करो। मुझे कुछ भी ठीक है, अर्जुन ने उदासीन स्वर में कहा। 2 सर्विंग फ्रेंच फोई ग्रास विद कैवियर और 2 बोतल 82 लाफाइट वाइन उर्मिला ने ऑर्डर किया। जी मिस, महिला ने सम्मान से कहा और मुड़कर बाहर चली गई। मिस उर्मिला, तुम्हारा ये क्लब काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, लगता है बहुत महंगा है, अर्जुन ने इंटरेस्ट के साथ कहा। उर्मिला की एन्चांटिंग आंखें अर्जुन पर टिकी, भले ही वैल्यूएबल हो लेकिन तुम्हारी मंगेतर की मालहोत्रा कॉर्पोरेशन जितना नहीं। मुझे डर है कि अग्रवाल ग्रुप मालहोत्रा कॉर्पोरेशन से ज़्यादा पीछे नहीं है। बताओ, अगर मैं तुम्हें अपनी महिला बना लूँ तो क्या अग्रवाल ग्रुप मेरे हो जाएगा? अर्जुन ने डेविलिशली चार्मिंग मुस्कान के साथ उर्मिला को देखते हुए कहा। उर्मिला अर्जुन के करीब झुक गई, उसका सांस ऑर्किड और मस्क जैसी सुगंधित था। वो तो पहले तुम्हें मेरी बहन को कॉन्कर करना पड़ेगा। ये तो इंटरेस्टिंग आइडिया है, अर्जुन ने बाउंडलेस इमेजिनेशन के साथ सोचा। ही उर्मिला हंसी, उसे पता नहीं था कि अर्जुन का आइडिया निकट भविष्य में सच में रियलिटी बन जाएगा। जल्द ही एक्सक्विजिट फोए ग्रा विद कैवियर सर्व हुआ, साथ में 2 बोतल एरोमेटिक रेड वाइन। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यंग मास्टर अर्जुन, आज दिल खोलकर पीते हैं, उर्मिला ने वाइन उठाते हुए कहा। चीयर्स, अर्जुन ने विकटली स्मर्क किया, ग्लास उर्मिला के ग्लास से टकराया और दोनों ने एक घूंट में वाइन खत्म कर दी। उसके बाद वे प्लेजेंट चैट करते रहे और पीते रहे, पूरी तरह इंटीमेट लवर्स जैसे लग रहे थे। टॉप फ्लोर के एक खास कमरे में दीवार पर जायंट एलसीडी स्क्रीन लटकी हुई थी, जिसमें डाइनिंग रूम का सीन दिख रहा था जहां उर्मिला और अर्जुन थे। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति थी, ठंडी और स्टनिंग महिला, सफ़ेद और यूनिफॉर्म ड्रेस पहने, कोई और नहीं बल्कि अदिति। उसकी आंखें स्क्रीन पर अर्जुन पर क्वाइटली टिकी हुई थीं। 1 घंटे बाद भोजन आखिरकार खत्म हुआ और अर्जुन ने उदासीन स्वर में कहा, मिस उर्मिला, अब खाना खत्म हो गया है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? जल्दी क्या है? क्या तुम डर रहे हो कि सीईओ मंगेतर तुम्हें देर से लौटने पर डांटेगी? उर्मिला ने सॉफ्टली कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि ऐसी सेक्सी ब्यूटी के साथ ज़्यादा देर रहूं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन ने ऑनेस्टली कहा। यंग मास्टर अर्जुन, आओ, मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले चलती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। उर्मिला उठी, अर्जुन का हाथ पकड़कर कमरे से निकली और पड़ोस वाले कमरे में चली गई। ये कमरा पूरी तरह कलर्ड ग्लेज रूबी से बना था। केंद्र में गोल्डन सर्कुलर पूल था जो रिस्प्लेंडेंट फील दे रहा था। पूल से भाप उठ रही थी, लाल गुलाब बिखरे हुए थे, हॉट स्प्रिंग जैसा लग रहा था। यंग मास्टर अर्जुन, ये हॉट स्प्रिंग अग्रवाल क्लब का एक्सक्लूसिव है। ये थकान दूर करता है और अल्टीमेट प्लेजर देता है। क्या तुम ट्राई नहीं करोगे? उर्मिला के लाल होंठ खुले। खाना और हॉट स्प्रिंग बाथ, नीस, बहुत नीस, अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। यंग मास्टर अर्जुन को अनड्रेस करो। जल्द ही 2 चीनी साड़ी वाली महिलाएं आगे आईं, अर्जुन को अनड्रेस करने लगी, जिसने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अर्जुन ने तेजी से कपड़े उतारे और पूल में छलांग लगा दी। पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई, सच में डिलाइटफुल थी। हालांकि अर्जुन ने मिस्चिवस मुस्कान के साथ उर्मिला को देखा। मिस उर्मिला, चूंकि हॉट स्प्रिंग इतना अच्छा है तो क्यों न तुम भी नीचे आकर ट्राई करो। उर्मिला ने यंगरान मुस्कान दी, ताली बजाई और फिर 8 आकृतियां धीरे धीरे अर्जुन के सामने प्रकट हुईं। ये 8 आकृतियां सभी स्टनिंग ब्यूटीज थीं, अपीयरेंस और फिगर दोनों में बाहर वाली चीनी साड़ी वाली लड़कियों से एक के ऊपर। इनमें से कोई भी बाहर ले जाई जाए तो ब्यूटी पैजेंट चैंपियन बन सकती थी। यंग मास्टर अर्जुन, मैंने इन 8 को तुम्हारे लिए केयरफुली अरेंज किया है, कैसा फील हो रहा है? उर्मिला अनायास पूछ बैठी। बहुत अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया। यंग मास्टर अर्जुन की अच्छी तरह सेवा करो, उर्मिला ने आदेश दिया और 8 सुंदरियां धीरे धीरे पूल की तरफ बढ़ीं। 4 उनमें से पूल में उतर गईं। जल्द ही पूल में वाली 4 अर्जुन की टांगों की मसाज करने लगी, जबकि बाकी 4 में से हर एक उसके एक हाथ और कंधों की मसाज करने लगी। ये ट्रीटमेंट, ये इंडल्जेंस सच में एम्परर की लग्जरी थी। अर्जुन, जिसने कई ग्रैंड सीन्स देखे थे, भी कभी ऐसी फ्रेग्रेंट और स्टिम्युलेटिंग साइट नहीं देखी थी। इस समय अर्जुन को रॉयल एम्परर वाली सेवा महसूस हो रही थी। और उसी समय उर्मिला आगे बढ़ी और भी स्टनिंग आउटफिट पहनकर